आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। मैं अमित वर्मा एवी सर और मोशन एजुकेशन की तरफ से आपके सामने एक नया चैप्टर यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिसका नाम क्या है, वेव ऑप्टिक्स है। आशा करता हूँ आप मेहनत कर रहे होंगे, खूब ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। जो बच्चे डे फर्स्ट से धीरे धीरे करते रहे बहुत आगे बढ़ गए होंगे, और जो बच्चे बस इससे पढ़ लूँ उससे पढ़ लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, इसको देख लूँ उधर मुंह मार लूँ, मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना शुरू करें बिना दिमाग लगाए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखें। आप देखिएगा आज से 10 से 15 दिन बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो कमाल के होंगे प्यारे बच्चों अपने आप में, क्योंकि अब आपकी स्पीड भी धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है शायद बढ़ गई होगी। चलिए ज्यादा बातों में समय न खराब करते हुए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेक्चर पसंद आए तो शेयर और कमेंट जरूर करें, और मुझे बताएं, मुझे पर्सनल मैसेज इनबॉक्स भी आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सीधी बात करते हैं, ज्यादा समय न खराब करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। क्या है टॉपिक का नाम? वेव ऑप्टिक्स। अक्सर लोगों को लगता है यार ये थोड़ा कम समझ में आता है, बिल्कुल सही बात है। इसके कम समझ में आने का सबसे बड़ा कारण होता है प्यारे बच्चों कि आपका एसएचएम और वेव पर उतना अच्छा कमांड ना होना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस लेक्चर से पहले एसएचएम और वेव वाले लेक्चर से जरूर गो थ्रू हो, क्योंकि जो एसएचएम और वेव वाला जो लेक्चर है वो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्पेशली क्रैश कोर्स एसएचएम लेक्चर 2 जरूर देखें, और वेव्स का प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 3 जरूर देखें। क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो अब सिचुएशन ये है कि वेव ऑप्टिक्स में 3 चैप्टर्स आप लोग पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। अक्सर सवाल आता है, आसान सवाल आता है, मैं आपसे बता दूं, लेकिन होता क्या है कि मुझे छोड़ देता तो मुझे क्वेश्चन नहीं हो पाता। इसलिए ये फटाफट से मजा आएगा पूरा का पूरा। जिसे जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको भी मजा आएगा, और जो पढ़ चुका होगा, रिवाइज कर रहा होगा, उसके तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि उसको तो पहले भी आता है। और जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं सोचो फटाफट से 1.5 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा, तो कितना मजा आने वाला है। चलो प्यारे बच्चों एक लाइन ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला काम वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। सबसे पहले चर्चा करेंगे इंटरफेरेंस के ऊपर। किसके ऊपर? इंटरफेरेंस के ऊपर प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे। हालांकि इंटरफेरेंस हमने थोड़ा सा वेव के अंदर भी पढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ज्यादा उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना हमने वेव में पढ़ा था। बस यहाँ पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग बढ़ाएंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं इसमें साउंड को थोड़ा सा मिक्स कर दूंगा, तो जो वेव ऑप्टिक्स में साउंड का भी इंटरफेरेंस हम लोग कहीं हमें लगेगा तो हम उसको भी इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। तो ये चैप्टर एक्चुअल में कॉमन चैप्टर होता है साउंड के लिए, और किसके लिए प्यारे बच्चों? लाइट के लिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वेव्स की कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर है? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम की। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम है ना, अगर 2 एसएचएम में देख रहा हूं, और एक एसएचएम है A1 sin ओमेगा टी, दूसरे एसएचएम बेटे A2 sin ओमेगा टी। इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड A1 है, इसका क्या है प्यारे बच्चों? A2। ये वाली टर्म आप सभी जानते हैं क्या कहलाती है? फिर से कहते हैं फेज। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? फेज। ये वाला इसका फेज। ओके, फेज को φ1 से डिनोट कर रहे हैं, इसके फेज को प्यारे बच्चों φ2 से डिनोट कर रहे हैं। तो φ1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, φ2 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दोनों का डिफरेंस निकाल, जैसे डेल्टा फाई कहते हैं, ओमेगा टी छम्मा हो गए तो ये डेल्टा आ गया। ये बेसिकली इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस है वो डेल्टा फाई कहलाता है। फेज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन अलग अलग तरह से लिखी जा सकती है। फिलहाल तो आप सिंपलेस्ट केस पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जब आप डिफरेंस निकाल रहे हो, दीज टर्म्स शुड बी इन साइन। दोनों टर्म क्या होनी चाहिए? साइन में होनी चाहिए। अगर दोनों टर्म साइन में है, वैसे तो दोनों कॉस में भी हो सकते हैं, मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि ये जो फॉर्म होना चाहिए, ये फॉर्म बिल्कुल एक जैसा फॉर्म होना चाहिए। क्लियर है? तो ये φ1 कहलाएगा, ये φ2 कहलाएगा। आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जिनका डिफरेंस है क्या कहते हैं? डेल्टा फाई, यानी कि डेल्टा। इट इज टर्म्ड एज फेज डिफरेंस। व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। क्लियर है प्यारे बच्चों? A1 वो वाला टर्म होता है जिसका फेज स्मॉल होता है, A2 वो वाला टर्म होता है जिसका जो फेज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। मैं आपको भी एक एग्जांपल से बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि A1 वाली इक्वेशन कौन सी होगी, A2 वाली इक्वेशन कौन सी होगी। तो प्यारे बच्चों यहां से जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, क्या किया? ऐड, सुपरपोजिशन से। तो y नेट कितना आ गया? y1 प्लस y2। इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। मैं कैलकुलेशन एसएचएम में ऑलरेडी कर चुका हूं। कहां? एसएचएम में ऑलरेडी कर चुका हूं। तो एसएचएम में जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके एक इक्वेशन आई, y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, जो इटसेल्फ एक वेव है। लेकिन अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है प्यारे बच्चों? अब इसका एम्पलीट्यूड कितना आ चुका है? a। जो a होगा इसकी वैल्यू होगी प्यारे बच्चों A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। cos डेल्टा फाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, और ये है मेरे पास प्यारे बच्चों tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू A2 sin डेल्टा फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos डेल्टा फाई। दोनों ही फॉर्मूलों में आप देख रहे हैं सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है?
सारा का सारा खेल ही डेल्टा फाई पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए फेज डिफरेंस को लाइट ना ले। फेज डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा फाई है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इज दैट क्लियर? और डेल्टा फाई होता क्या है सर? दोनों इक्वेशन को साइन में लिखने पर, ओमेगा टी वाली टर्म को पॉजिटिव बनाने पर जो दोनों का डिफरेंस आता है वो डिफरेंस क्या कहलाता है? डेल्टा फाई कहलाता है। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान होगा कुछ रिजेम्बलेंस शो करता है, किसके साथ सर? वेक्टर वाले फॉर्मूले के साथ। यस, तो आप अगर इस फॉर्मूले को ना लगाना चाहें तो आप ऐसे भी ए नेट निकाल सकते हैं। पहले छोटे वाला जिसका फेज छोटा है उसको बनाओ, एक्स कहलाओ, फिर जिसका फेज बड़ा है इसको बनाओ, इस कहलाओ, दोनों के फेज डिफरेंस के बराबर इनके बीच का एंगल बना लो। ये यहाँ पे बच्चों डेल्टा फाई। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? ए नेट होगा। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं? ए नेट की वैल्यू प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अभी करते हैं इसमें 3-4 छोटे छोटे से सवाल ताकि हमें फेज डिफरेंस का प्यारे बच्चों आइडिया हो, ताकि फिर इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ सके, इंटरफेरेंस को प्रॉपरली समझ सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं पहले कुछ बेसिक सवाल फेज डिफरेंस के ऊपर। ये वाला फॉर्मूला प्यारे बच्चों आप ध्यान दें, कहीं ना कहीं आपने देखा है, यस सर वेक्टर्स में देखा है, तो वेक्टर्स के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जिसका फेज स्मॉल है उसको प्यारे बच्चों यहाँ बनाओ, जिसका फेज लार्ज है उसको कहाँ बनाओ? उसको यहाँ बनाओ। दोनों का रिजल्टेंट यहाँ निकाल करके आप ए नेट निकाल सकते हैं, और A1 A2 के बीच का जो एंगल है डेल्टा फाई वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा और थीटा से आपका आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं फटाफट से उसके ऊपर 2-3 सवाल। हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं। यस सर, ये है बेटे A1, ये कितना हुआ A2, ये क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा फाई1, ये क्या कहलाएगा बेटे फाई2। तो गेट दैट डेल्टा फाई2 इज इक्वल्स टू सर दिस माइनस दिस 120 डिग्री। ए नेट A1 कितना है बेटे? सर A1 इज इक्वल्स टू 3, A2 इज इक्वल्स टू 3। मुझे क्या निकालना है? पहले तो डेल्टा फाई आ चुका है, अब मुझे निकालना है ए नेट। तो ए नेट क्या होगा सर? दिस ए नेट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1/2 क्या है दोस्तों? cos डेल्टा फाई से। हाँ जी सर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 3 माइनस 1/2 से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? क्या बच्चों? किया जाएगा। और tan थीटा कितना होता है सर? tan थीटा इज इक्वल्स टू A2 साइन डेल्टा फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos डेल्टा फाई। A2 कितना हो जाएगा सर? दिस इज 3 sin 120 upon 3 plus 3 cos 120। ओके, हाँ बेटे sin 120, सर sin 120 होता है √3/2, cos 120 माइनस हाफ होता है। यहाँ से मेरे बच्चों जो tan थीटा होगा सॉल्व करोगे जब आप इसको, तो सॉल्व करके आ जाएगा √3 मतलब tan 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 60। तो जो y नेट होगा that y net is equals to, yes, ये आ जाएगा 3, हाँ जी 3 sin ओमेगा t प्लस 60 बोले तो पाई/। क्लियर है स्टूडेंट्स? याद आ गया अच्छे से? और बेटे इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले A1 एक्स एक्सिस के अलाउ बनाओ, ये रहा आपका A1, फिर ये क्या बनाओ? A2 बनाओ। कितने डिग्री पर है सर? ये इसके साथ 120 डिग्री पर है। ओके, तो यहाँ से क्या ये इसका रिजल्टेंट होगा? यस सर, डिग्री क्या 3 होगा और क्या 60 डिग्री पर होगा। यानी बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटे इस क्वेश्चन में देखें A1 कितना है सर? A1 इज इक्वल्स टू 3, बेटे A2 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है प्यारे बच्चों बात? और ये क्या है सर? ये है सर फाई1, और ये क्या है बेटे? फाई। दोनों टर्म किसमें है? साइन में। स्मॉल वाले को क्या कहेंगे? A1, तो गेट डेल्टा फाई is equals to pi/2. Yes sir, so that A net is equals to, हाँ बेटे 3 square plus 4 square plus 2 3 4 cos 90 कितना रहेगा? 0, so it comes out to be 5, and the tan theta is equals to A2 sin delta phi upon A1 plus A2 cos delta phi से। हाँ बेटा जी A2 कितना है सर? A2 is 4 साइन डेल्टा फाई pi/2 साइन pi/2 अपॉन क्या बेटे 3 प्लस 4 cos pi/2, ये 0 हो गया। ये कितना हो गया 1, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, दैट इज यस दैट इज tan 53 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 53 डिग्री आ गया है।
अब है क्या सिचुएशन समझिए ध्यान से। थीटा 53 है, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले A1 बनाए। A1 कहाँ है प्यारे बच्चों? 0 डिग्री, यानी कि ये आ जाएगा कितने पर? 3 पर। और फिर इसके बाद जो A2 होगा, सर दैट A2 इज हियर, ओके, दैट A2 इज व्हाट? दैट A2 इज 4। तो क्या प्यारे बच्चों इसका रिजल्टेंट कितना जाएगा? ये 5 आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो एंगल थीटा होगा, दैट थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री, ओके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, कि जब मुझे A1 A2 पता है, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? A नेट लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को यहाँ पे प्रॉपर लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया जाता, 3 sin ओमेगा t प्लस y2 इज इक्वल्स टू 4 cos ओमेगा, क्या लिख दिया जाता? 4 cos ओमेगा t। तो आप समझ जाइए, हाँ सर समझ गए हैं। इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा 4 cos RT sin ओमेगा t प्लस 5/2। अब देखो जरा आसान होला फेज डिफरेंस निकालना। इसने कहा था कि दोनों टर्म क्या होनी चाहिए? साइन में होनी चाहिए। अगर दोनों टर्म क्या है प्यारे बच्चों? साइन में है, तो अपना काम चल जाएगा। क्लियर है? ये क्या है सर? ये A1 है। ये क्या है प्यारे बच्चों? A2 है। ये क्या है सर? ये 5 है। और ये क्या है? 5। आशा करता हूँ समझ में आया। तो बेटे ये वाला सवाल और ये वाला सवाल एक ही क्वेश्चन है, दोनों एक ही बात है, बस इसमें क्रॉस आने से थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसलिए कोशिश करें कि दोनों टर्म को एक में कन्वर्ट करें। अब देखो जरा कितना आसान है दोनों का फेज डिफरेंस निकालना। यस सर, दैट फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू π/2। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब प्यारे बच्चों इंटरफेरेंस क्या है? बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है जो भी होंगी, पहले बेसिक तरीके से एक बार इंटरफेरेंस को फील करते हैं कि एक्चुअल में इंटरफेरेंस में होता क्या है ना। हर डेफिनेशन पे नंबर है, मैं आपको बता दूं। अगर आपने एक एक डेफिनेशन को समझ लिया तो मजा आ जाएगा। इंटरफेरेंस का जो बेसिक मीनिंग है सबसे पहले प्यारे बच्चों, दैट इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होता है प्यारे बच्चों? एनर्जी तो कांस्टेंट ही है, लेकिन वो एनर्जी क्या होती है? मीडियम के अलग अलग पॉइंट पर बहुत सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। और इस बहुत सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज व्हाट? इट इज द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्या क्लियर है? जब when 2 or more wave propagates through the medium, जब 2 या 2 से ज्यादा वेव एक साथ मीडियम में क्या करते हैं? प्रोपोगेट करते हैं, तो प्यारे बच्चों इनके सुपरपोजिशन से एनर्जी, अलग अलग वेव की जो एनर्जी है उसका जो सम है वो मीडियम में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, कहीं पर एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कहीं पर एनर्जी बहुत कम हो जाती है। जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, दीज आर कॉरेस्पॉन्ड टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर एनर्जी बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? किसी तरह की इंफिनिटी ना रखें। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल चिंता न करें, एक एक बात प्यारे बच्चा समझ में आएगी। थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए मेरे साथ। Okay, the points of maximum intensity are corresponding to the constructive interference. जिन points पर intensity maximum होती है वो एक विशेष तरह का interference होता है, उस interference को हम बोलते हैं constructive interference. Clear है? And points of minimum intensity are correspond to the destructive interference. जो points जिन पर intensity minimum होती है प्यारे बच्चों, this is called as destructive interference. आइए इसको सीधे सीधे शब्दों में जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों ये सोर्स है। क्या है? सोर्स। आप लाइट का सोर्स ले सकते हैं या आप साउंड का सोर्स ले सकते हैं, जहां से आपको बेहतर समझ में आए आप ऐसे समझिए। पहले मैं लाइट की टर्म में बात करता हूं ना, क्योंकि विजिबिलिटी मुझे लगता है शायद ज्यादा फील कराती है। प्यारे बच्चों एक S1 एक सोर्स था, इस सोर्स से रे चल रही थी जिसकी इंटेंसिटी I0 थी। एनर्जी मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी कह सकते हैं, कितनी थी? I0। ये दूसरा सोर्स जिसकी खुद की इंटेंसिटी भी कितनी थी? I0। तो जब ये सोर्स ओपन करते टिंग, तो पूरे पर एनर्जी कितनी आई? सब I0 आई। इस पूरे पर भी एनर्जी कितनी आई? I0। तो इसका मतलब इंडिविजुअल जो एनर्जीज है इसकी I0 और इसकी कितनी है? I0। क्लियर है? अब मैंने क्या किया? दोनों S1 S2 को एक साथ लिया। तो जैसे S1 S2 को एक साथ लिया तो कॉमन मैन क्या कहता? सर कॉमन मैन कहता कि अब क्या होना चाहिए था? अब मुझे जैसे ही मैं S1 S2 को टुगेदर लाता, सर मुझे हर जगह पर कितना दिखाई देता? सर 2I0 दिखाई देता, यानी कि एनर्जी या इंटेंसिटी क्या हो जाती? डबल हो जाती। कोई दिक्कत थोड़ी, एनर्जी क्या हो जाती? डबल हो जाती। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। थॉमस यंग ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्चुअल में ऐसा नहीं मिला। हुआ क्या कि जैसे ही S1 S2 को प्यारे बच्चों एक साथ चलाया गया, इस जगह पर तो जबरदस्त लाइट थी, जबरदस्त। यानी कि अगर जो इंटेंसिटी थी वो बिल्कुल आंख फाड़ी इंटेंसिटी, और पता लगा यहां पर इंटेंसिटी थी ही नहीं।
यहां पर फिर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, यहां पर इंटेंसिटी थी ही नहीं। यानी कि मीडियम के अंदर एक एनर्जी लेवल ना हो करके कहीं पर एनर्जी ज्यादा, कहीं पर एनर्जी कम, कहीं पर एनर्जी ज्यादा, कहीं पर एनर्जी कम, यानी कि मीडियम के अलग अलग पॉइंट्स पर एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो पॉइंट्स जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, इस लगा अच्छा, यानी कि जो टोटल 2I0 एनर्जी थी ये क्या हो गई, ये यूनिफॉर्म ना हो करके हर पॉइंट पर अलग अलग क्या हो गई है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है। कैसे सर? कहीं पर आई का मैक्सिमम, कहीं पर आई का मिनिमम, कहीं पर आई का मैक्सिमम, कहीं पर आई का मिनिमम। ऐसे दोनों एक साउंड था, आवाज आ रही, दूसरे से आवाज आ रही, अब दोनों एक साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे आवाज बहुत ज्यादा, यहाँ आवाज नहीं, आवाज आवाज है ही नहीं, यानी कि कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर टोटल एनर्जी उतनी ही है जितनी पहले थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं प्रूव करके दिखाऊंगा भी आप लोगों को कि एनर्जी अभी भी उतनी ही है, लेकिन अब एनर्जी मीडियम के अलग अलग पॉइंट पर प्यारे बच्चों क्या हो गई है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज पॉइंट्स आर कोरस्पॉन्ड टू व्हाट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कहा गया कि भाई अच्छा, एक सोर्स को जैसे ही बंद किया, एक सोर्स को बंद कर दी, सब जगह फिर आई नॉट हो गया, इसको बंद करता हूं फिर जगह फिर आई नॉट हो गया, दोनों को चलाता हूं हालांकि 2I0 नहीं हो रहा, कहीं क्या हो रहा है, आई मैक्स हो रहा है। आई मैक्स की वैल्यू बता दो बेटे कितना आएगा, 4I0। आई मिनिमम कितना आ जाएगा, 0। इस केस में भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों आता है, लेकिन आप समझिए पहले हो क्या रहा है। तो 4I0 0, 4I0, फिर यहाँ 0, यहाँ कितना प्यारे बच्चों 4I0, और these are points are correspond to, sir these points are correspond to the destructive interference. Are you getting my point? तो इस तरह से एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इस एनर्जी की रिडिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसी को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो सर इसका मतलब अगर कोई भी दो सोर्स एक साथ चलेंगे तो क्या मुझे हमेशा इस तरह से पैटर्न या इस तरह का कुछ फील होगा? प्यारे बच्चों, ये जो घटनाएं होती हैं है ना प्रकृति के अंदर, ये जो भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं प्यारे बच्चों, इनको कुछ विशेष कंडीशन में ही क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसका मतलब तो कहीं भी दो सोर्स हो जाएंगे, पता लगा दो बल्ब या दो लाइट एक साथ चलाई तो पता लगा भैया दोनों कमरे के अंदर लाइट कहीं डार्क, कहीं लाइट, कहीं डार्क, कहीं लाइट, कहीं डार्क, ऐसा पैटर्न आ जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। प्यारे बच्चों, इनको तो हम लोग सच पूछिए तो माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल बात करें है ना, तो वी हैव फ्यू कंडीशंस इन विच दैट इंटरफेरेंस कैन बी सीन। क्लियर है? सो व्हाट आर दीज कंडीशंस इन विच द इंटरफेरेंस कैन बी सीन? ये पैटर्न, ये जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये पैटर्न फिक्स होना चाहिए। अगर ये पता लगा मैक्सिमम मिनिमम बदल रहे होंगे तो क्या मैं इसको देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा प्यारे बच्चों। एक सिंगल कलर का होना चाहिए है ना। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है, तो उसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस। आशा करता हूं प्यारे बच्चों फिलहाल इंटरफेरेंस की बेसिक डेफिनेशन समझ में आई। दिस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? व्हेन टू और मोर वेव प्रोपेगेट्स इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। क्लियर है? और मैं जानता हूं पॉइंट्स कोरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम इंटरफेरेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स होंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएंगे। वो पॉइंट जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी आएगी उसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। प्यारे बच्चों, सिंगल सोर्स अलग अलग होंगे, लेकिन ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा। जैसे दोनों एक साथ होंगे, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए करते हैं फटाफट से इसकी मैथमेटिकल कंडीशंस और फिर करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बेसिक है, हो सकता है थोड़ा सा उसको आपको बोर लगे, लेकिन अभी रुक जाइए, क्वेश्चंस बहुत सारे कराऊंगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। ज्यादा नहीं समझ लूंगा, फटाफट से कराता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखें, है ना। कहना क्या चाह रहा हूँ, तो प्यारे बच्चों मैंने कहा कि इंटरफेरेंस का होना और इंटरफेरेंस का ऑब्जर्व होना। तो इंटरफेरेंस का बेसिकली इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव फ्यू थिंग्स, फ्यू कंडीशंस। ओके, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ध्यान दें, द टू वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? सेम होनी चाहिए। उससे मैं आपको बताता हूं क्या होता है, आगे जाके मैं समझा भी दूंगा, प्रूफ भी कर दूंगा। अगर दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है प्यारे बच्चों? सेम, तो उससे जो पैटर्न बनता है किसका? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का, वो पैटर्न एक्चुअल में डायनामिक ना बन के, यानी कि मूवेबल ना होकर के एक स्टेशनरी फिक्स पैटर्न बनता है। एक स्टेशनरी फिक्स पैटर्न बनता है, और स्टेशनरी फिक्स पैटर्न को आप इजीली क्या कर सकते हैं? आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो फ्रिंजेस बन सकते हैं उनकी विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, द पैटर्न शुड बी स्टैटिक। ओके, और पैटर्न स्टैटिक रखने के लिए प्यारे बच्चों मुझे ओमेगा को क्या करना होता है? सेम करना होता है।
दूसरी चीज जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस आप समझ रहे हैं, A1 के साथ वाला, A2 के साथ वाला, दोनों के डिफरेंस वाला, दैट डेल्टा फाई मस्ट बी कांस्टेंट, दैट शुड नॉट वेरी विद टाइम। वो भी टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर वो फिर टाइम के साथ वेरी करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे दो वेव चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो प्यारे बच्चों, सेम हो, और जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ ना बदले, कांस्टेंट रहे। ऐसे सोर्सेस को क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। तो पहली जो शर्त है इंटरफेरेंस के होने की नहीं, इंटरफेरेंस के ऑब्जर्व होने की। दैट कंडीशन टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस इज व्हाट? दैट इज द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, एंड टू प्रोड्यूस द कोहेरेंट सोर्सेज द टू वेव मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? अच्छा, दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि सर ने बताया था फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। अलग अलग सोर्स होंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग अलग होना तय है। इसलिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, एक ही सोर्स के दो टुकड़े कर देते हैं, यानी कि एक ही लाइट को दो अलग अलग रीजन से पास करते हैं। जिससे क्या खास बात होती है? जिससे प्यारे बच्चों ओमेगा क्या रहता है? सेम। तो अपन ओमेगा वाली टेंशन से क्या हो गए हैं? अब फ्री हो गए हैं, यानी कि ओमेगा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इट्स अ वे टू प्रोड्यूस द कोहेरेंट सोर्सेज। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर में एस को हमेशा दो पार्ट में स्प्लिट अप करते हैं। ऐसे स्प्लिट अप करने से क्या होता है? सर समझ में आ गया है? ऐसे स्प्लिट अप करने से ऑब्वियस है एनर्जी तो बढ़ेगी। अगर बेटे यहाँ कितनी है? I नॉट, तो यहाँ अब अलग अलग हो जाएगी। ये तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इंटेंसिटी ऑब्वियस है यार, विड्थ पे डिपेंड करती है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कोहेरेंट सोर्स की बेसिक सी बात हो गई। अब मैंने क्या किया? आई यूज टू इक्वेशंस, सिंपल वेव इक्वेशंस, A1 sin kx 1 माइनस ओमेगा टी। प्यारे बच्चों ओमेगा टी सेम ओमेगा रखा, इसका भी मैंने सेम ओमेगा रखा, बस इसका एम्पलीट्यूड A1 रखा, इसका A2 रखा। दोनों को सुपरपोज कर दिया, दोनों को सुपरपोज करके वाई नेट निकाल दिया। क्या इस वाली टर्म को क्या कह सकता हूँ? सर इसको φ1 कह सकता हूँ, बेटे इसको क्या कह सकता हूँ? φ2 कह सकता हूँ। तो जो φ1 φ2 आगे प्यारे बच्चों यहाँ रहे, एक सोर्स के दो टुकड़े करेंगे तो कभी भी इस वाली टर्म में कोई फर्क नहीं आएगा। सर आपने ओमेगा टी माइनस के एक्स क्यों नहीं लिखा? जो आपका मन करे वो लिखो, मुझे तो केवल इस वाली इक्वेशन से मतलब है प्यारे बच्चों। तो यहां से प्यारे बच्चों दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या डेल्टा फाई आ जाएगा? डेल्टा फाई आ जाएगा के x2 माइनस x1। क्लियर है? तो या तो मैं इसको लिखूं फेज डिफरेंस, क्या लिखूं? फेज डिफरेंस, या इसको लिखूं पार्ट डिफरेंस। बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। अगर x के डिफरेंस के टर्म में लिखना है तो ये, फाई के डिफरेंस के टर्म में लिखना है तो ये पता होगा तो ये निकाल लूंगा, और ये पता होगा तो प्यारे बच्चों ये निकाल लूंगा। अच्छा, ये लिखने का आसान तरीका ये है कि पहले तो डेल्टा फाई में बहुत कुछ हो सकता था, अब इसका मतलब डेल्टा फाई में केवल किसका चेंज आ रहा है? केवल x के चेंज के कारण डेल्टा फाई यहां पर आ रहा होगा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बस ये डेफिनेशन मेरे काम की है, दैट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। लेकिन ये तब है जबकि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। कोई इनिशियल फेज नहीं है, चेंज केवल किसका है? x का है। क्या क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ते समय हमें कहीं कहीं ट्रबल आती है। जब हम कॉस थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो हमारे बेसिक वीक होते हैं, तो हमें सवाल की हवा नहीं लगती। तो इसलिए प्लीज एक बार फटाफट से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कैसे थीटा की जनरल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ना। मान लो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया तो आपसे थीटा पूछिए, सर मैथ्स कहां से आ गया? अरे भाई देखो, तो बेटे कॉस थीटा का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अगर कहीं कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा लिखा होता है तो इसको थीटा को लिखते हैं 2 अल्फा प्लस माइनस। बिल्कुल मत घबराएं, लेकिन याद रहे ये लिखना जरूरी है। ये मैं भी आपको समझा रहा हूँ एक्चुअल में इससे होने वाला क्या है। जैसे आप देखो यहाँ कॉस थीटा हाफ है, तो हाफ को क्या लिख सकते हैं? बताओ, कोई वैल्यू कितनी होती है? सर हाफ होता है सर पाई बाय 3। ओके, तो जरा देखो क्या लिख सकता हूँ? क्या कॉस थीटा को लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय 3? यस सर। तो देखो बेटे ये कुछ ऐसा बन गया, तो जो थीटा होगा वो होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई। क्या लिख सकता हूँ उसको? 2n पाई प्लस माइनस पाई। अब चलो चेक करके देखो, n को जैसे 0 रखूंगा, 0 रखने पर क्या बेटे जो थीटा होगा क्या वो आ जाएगा प्लस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3। यानी कि दोनों पर ही इसकी वैल्यू कितनी होती है? दोनों पर ही इसकी वैल्यू हाफ होती है। क्लियर है? अच्छा, अब n को क्या रख दू प्यारे बच्चों? 1 रख दू। तो n को 1 रखने पर क्या आ जाएगा? 2 पाई क्या प्लस माइनस पाई बाई 3। क्लियर है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सर एक आएगा मेरे पास, हाँ जी सर, ये आ जाएगा 7 पाई बाई 3। जब प्लस वाला ले लेंगे तो, है ना भाई, प्लस वाला ले और माइनस वाला ले लेंगे तो क्या बेटे ये आ जाएगा मेरे पास
5 पाई बाय। क्लियर है? तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पाई बाय 3 पर, माइनस पाई बाय 3 पर, 7 पाई बाय 3 पर, 5 पाई बाय 3 पर, सब पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी। क्लियर है? और जरा यहाँ देखें, थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, कॉस थीटा √3/2। तो यहाँ से कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ सर? इट कैन बी रिटन एज कॉस 30 डिग्री। क्लियर है ना? याद है ना? कॉस 30 मतलब कितना सर? इसका मतलब ये होगा कि कॉस पाई बाय 6। अब मुझे जनरल वैल्यू लिखनी है। क्या ये थीटा, ये पाई बाय 3, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ सर? 2 + माइनस पाई बाय 6। अब बेटे n को क्या रखे? n को 0। तो n को 0 रखने पर क्या ये प्लस माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा? यस सर। n को बेटे क्या रखें? 1। n को 1 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? ये आ जाएगी 2 पाई, हाँ जी, प्लस माइनस पाई बाय 6। क्लियर है? यानी कि n को जैसे 1 रखा तो अब मेरे पास जो थीटा है वो क्या है सर? 2 पाई बेटे प्लस पाई बाय 6 और 2 पाई माइनस पाई बाय 6। यानी कि सर ये कितना आ गया बेटे सर? दिस कम्स आउट टू बी 13 पाई बाय 6 एंड दिस कम्स आउट टू बी 11 पाई बाय 6। क्लियर है? आशा करता हूँ समझ में आया। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि √3/2 कहाँ कहाँ होगा सर? √3/2 एक तो होगा सर पाई बाय 6 पर, एक कहाँ होगा सर? माइनस पाई बाय 6 पर, और कहाँ होगा सर? होगा 13 पाई बाय 6 पर, और कहाँ होगा सर? 11 पाई बाय 6 पर। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझसे कह रहे हैं यार ये वाली वैल्यू और निकाल दो। तो भाई ये तुम लोग करोगे प्यारे बच्चों घर से, ठीक है भाई? मुझे तो एक वैल्यू पता है, कितनी? पाई बाय 4। क्या अदर वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ? ओके। तो इस तरह से अगर मुझे कोई भी कॉस थीटा की वैल्यू दी हो और मुझसे थीटा की जनरल वैल्यू पूछे, क्या पूछे कि थीटा की एक नहीं 45 तो सबको पता है, लेकिन सोचो उसके अलावा अगर कोई और वैल्यू पूछे तो फिर क्या करना है सर? इसको कंपेयर कर देंगे दोबारा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किससे बेटे? कॉस पाई बाय 4 से। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। पहले क्या करो? इनको 0 पुट करोगे तो एक वैल्यू पाई बाय 4, एक वैल्यू माइनस पाई बाय 4, फिर n को क्या पुट कर दोगे? 1। तो एक आंसर आ जाएगा सर 2 पाई प्लस पाई बाय 4, एक आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? कॉरस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू, जनरल वैल्यूज। कौन सी वैल्यू? जनरल। केवल एक वैल्यू से काम नहीं चलने का जो आपको याद है। आपको तो 0 से 90 के बीच याद रहता है। इसके बीच की कोई भी वैल्यू होगी तो आपको प्यारे बच्चों ऐसे कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। क्लियर है? अगर ये आए तो बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। मैं जानता हूं ए मैक्स की कंडीशन क्या होती है? a1² प्लस a2² प्लस इतना होता है। देखो बेटे, जो a नेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा फाई। डेल्टा फाई जानते हैं, दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस होता है। बहुत देर से प्रैक्टिस होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? इंटेंसिटी होती है a² के प्रोपोर्शनल, वैसे तो ओमेगा² की भी होती है, लेकिन मैं चूंकि कोहेरेंट सोर्स ले रहा हूं उसमें ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसलिए I प्रोपोर्शनल टू a²। तो I बराबर k², I1 बराबर a1², I2 k2²। यहाँ से प्यारे बच्चों a का स्क्वायर कर देंगे तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इस फॉर्मूले को। और a² को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से I/k लिख सकता हूँ। ऐसे कर दूंगा, k छम्मा छम्मा होगा। तो बेटे मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया I का, और ये फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा फाई पर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? डेल्टा फाई पर। यानी कि जब दो वेव एक साथ सुपर इम्पोज करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, वो किस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों? फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। सर ने कहा था एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जहां पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ए को मैक्सिमम करने के लिए, इसको मैक्सिमम करने के लिए ये वाली टर्म अगर मैक्सिमम हो जाए तो मजा आ जाए। और ये वाली बिट टर्म मैक्सिमम होती है तब जब इसकी वैल्यू क्या होती है? +1। हाँ, यानी कि दिस कॉस डेल्टा फाई शुड बी +1। ये वाली नहीं, दिस कॉस डेल्टा फाई शुड बी +1। सोचो अगर ये +1 हो जाएगा तो ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर ये -1 हो जाएगा, इस पर तो
मैक्सिमम और -1 पर क्या होगी मिनिमम। तो सर इसका मतलब ये होगा +1 पर मैक्सिमम और -1 पर मिनिमम, अपना काम हो गया। मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एक काम करो, cos डेल्टा फाई को +1 कर दो तेजी के साथ। cos डेल्टा फाई +1 +1 +1, अरे cos थीटा 0 पर क्या होता है 1 होता है, तो क्या cos डेल्टा फाई बराबर cos 0। यस सर। अब ये भी क्या सीखा था जनरल वैल्यूज से सर, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहां से 0 खत्म, तो डेल्टा फाई क्या आ गया 2n पाई। अगर दो वेव के बीच का डिफरेंस कितना हो 2n पाई हो, n केवल 0 1 2 3 ले सकता है, इंटीजर वैल्यूज ले सकता है। तो अगर बेटे n की वैल्यू क्या रख दो 0 1 2 3, तो जरा सोचो, यानी कि फेज डिफरेंस 0 पर 2 पाई पर 4 पाई पर 6 पाई पर प्यारे बच्चों ये +1 होगा, ये +1 होगा, तो ये वाली टर्म +1 होगी, ये +1 होगी, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा सर ये वाली टर्म। क्यों? क्योंकि जब ये +1 होगा तो बेटे ये आ जाएगा होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बनने से आ जाएगा A1 + A2। एम्पलीट्यूड ऐड हो गए हैं। और इंटेंसिटी की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये वाली टर्म +1 करते ही, ये वाली टर्म सोचो +1 करते ही क्या ये बन जाएगा I का मैक्सिमा, यानी कि √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, ये इसका प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। और ये कब होगा? ये तब होगा जब ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। क्लियर है? मैं जानता हूं डेल्टा फाई इतना या डेल्टा एक्स इतना एक ही बात है, क्योंकि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस, ओमेगा सेम है, सोर्सेस कोहेरेंट है। तो जो डेल्टा एक्स होगा प्यारे बच्चों वो n लैम्डा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। क्लियर है मेरी बात? तो यहां से बेटे n लैम्डा आ गया, यानी कि दूसरे शब्दों में पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा। तो भी इस सिचुएशन में इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो दो वेव के फेज का डिफरेंस अगर कभी भी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई हो जाए, या जनरली 2n पाई हो जाए, या पाथ डिफरेंस n लैम्डा यानी कि 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हो जाए, तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा इंटरफेरेंस होगा? दैट वुड बी ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में a मैक्स होगा A1 + A2 और I मैक्स होगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी मिनिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम। अब सोचो ये वाली टर्म मिनिमम कब होगी? जब ये वाली टर्म क्या होगी सर? -1 होगी। क्लियर है? अगर ये वाली टर्म बेटे -1 होगी तो उसका मतलब cos डेल्टा फाई किसके बराबर? -1 के बराबर। -1 कहाँ होता है सर? पाई पर होता है, cos थीटा पाई पर। बचना नहीं ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत कम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूँ, विश्वास कीजिए, लेकिन इतना पढ़ना होगा। तो बेटे डेल्टा फाई यहाँ से किसका आ गया? पाई। तो यहाँ से डेल्टा फाई कितना आ गया सर? 2n पाई प्लस माइनस पाई आ जाएगा। प्यारे बच्चों अभी लिखना सीखा है हम लोगों ने। अब इसमें से तो प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, लेकिन आप सिंप्लीफिकेशन के लिए प्लस यूज कर सकते हैं, काम चल जाएगा। यानी कि फेज डिफरेंस पाई पर 3 पाई पर 5 पाई पर मुझे क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? मिनिमा मिलेगा। और अगर मैं इसको पार्ट डिफरेंस के टर्म में लिखूंगा तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई से इसकी वैल्यू उठा करके यहां रख दी, तो ये 2n + 1 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। बस भाई अपना काम हो गया, डेल्टा एक्स 2n + 1 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, जब आप इसे -1 रखोगे, क्या रखोगे? -1, तो इसको -1 रखने पर ये बन जाएगा A1 - A2। क्या बन जाएगा? A1 - A2। और जो मिनिमम बनेगा यहाँ -1 रख दोगे तो ये बन जाएगा √I1 - I2 का होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी और एक आ जाएगी मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम मतलब डिस्ट्रक्टिव। याद रखने का जुगाड़ आ गया होगा, आशा करता हूं। ये डेरिवेशन था, बाकी फॉर्मूले तो आपको मैं याद करवा ही दूंगा। अब सीधे सीधे उनको अप्लाई करके प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेसिकली, है ना, जो इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। एक बार फिर बता दो, I नेट इतना होता है, A नेट इतना होता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n + 1 पाई, डेल्टा एक्स n लैम्डा, डेल्टा फाई इतने, I मैक्स होता है इसका, I मिनिमम होता है इतना, A मैक्स होता है A1 + A2, A मिनिमम A1 - A2, A मैक्स A मिन का रेशो आ जाएगा ये, और बेटे I मैक्स to I मिन का रेशो आ जाएगा ये। क्लियर है? आइए क्वेश्चन करते हैं। आपसे कह रहा है लाइट फ्रॉम 2 सोर्सेज ईच ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कोहेरेंट सोर्सेज की बात कर रहा है। ओके, एंड विद इंटेंसिटी इन द रेशियो ऑफ 4:1, यानी कि जो इंटेंसिटी का रेशियो कितना गिवन है? 4:1। इंटरफेयर करता है तो फाइंड द रेशियो ऑफ द I मैक्स टू I मिन। I मैक्स और I मिन का रेशियो निकालना। और प्यारे बच्चों साथ ही साथ फ्रिंज विजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रिंज विजिबिलिटी भाई कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए प्लीज ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले I मैक्स I मिन का रेशियो निकालना है। क्या मुझे I1 I2 का रेशियो कितना दे रखा है? 4:1। यस, जरा बताओ I मैक्स I मिन का ये फॉर्मूला होता है। ओके, इसको आसान कर लो, √I2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या बेटी इस फॉर्म में बन जाएगी। मजा आ गया। I1 I2 कितना है? 4:1। तो ये यहाँ रखोगे तो ये 4 का क्या जाएगा? 2, तो 2 + 1, 2 - 1 का स्क्वायर से 9:1 आंसर आ जाएगा। अब मुझसे कह रहा है फ्रिंज विजिबिलिटी बताओ।
तो जो फ्रिंज विजिबिलिटी होती है बेटे, इसको वी से अगर मैं डिनोट करूं तो ये होता है बेसिकली आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन, और यह आता है प्यारे बच्चों 2 रूट I1 अपॉन I2 अपॉन I1 प्लस I2 प्लस 1, ये फॉर्मूला आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर हाँ बेटे इस I1 बाई I2 को कुछ बीटा मान लूँ तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ सर 2 रूट बीटा अपॉन हाँ बेटे बीटा प्लस 1, क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास मुझसे आंसर मैं निकाल सकता हूँ। तो फिर विजिबिलिटी अगर मुझसे पूछेगा तो दैट v इज इक्वल टू रूट बीटा कितना है बेटे यहाँ से सर, ये यहाँ से जो रूट बीटा होगा इसको अपन क्या कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं, तो रूट बीटा कितना होगा, रूट बीटा हो गया 2, तो दिस वुड बी हाँ जी 2 इंटू 2 अपॉन बीटा कितना बेटे 4 प्लस 1, यस सर 4 प्लस 1 का आंसर कितना आएगा बेटे, आंसर आ जाएगा 4:5, क्लियर है। तो अपने को पता होना चाहिए जो फ्रिंज विजिबिलिटी होती है वो 2 रूट बीटा पर बीटा प्लस 1 होती है, जहां बीटा इज द रेशियो ऑफ द व्हाट, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी I1 अपॉन I2, क्लियर है। करते हैं अगला सवाल। यार बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू I and I2 is equals to 4I interfere to produce a fringe pattern, okay, on source. फ्रिंज पैटर्न मतलब वही मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन बीम इज π/2, है ना, इनके बीच का फेज डिफरेंस π/2 किसी पॉइंट A पर, क्लियर है, एंड 2π है किसी पॉइंट B पर। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट A एंड B। तो A पॉइंट पर दोनों के कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी और B पॉइंट पर दोनों के कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, इन दोनों का डिफरेंस प्यारे बच्चों कैलकुलेट करना है। हाँ जी, ये फॉर्मूला होता है। अब तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। पहले बेटे A पॉइंट पर डेल्टा फाई कितना है सर, π/2, डेल्टा फाई π/2, तो बेटे cos π/2 कितना होगा सर, cos π/2 कितना हो गया 0, तो यहाँ से ये वाली टर्म 0 हो गई, तो क्या 5i आ गया। फिर B पर क्या रहा है, कितना फेज डिफरेंस है सर, 2π है, 2π है, तो यहाँ पे बेटे 2π cos 2π होता है +1, यहाँ उठा के रख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 9i आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9i। तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लूंगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 4i, क्लियर है। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक टर्म का थोड़ा सा डिफरेंस है। 2 slits in YDSC एंड डबल स्लिट आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट, हैव विड्थ कितना इन द रेशियो 1:5। तो आपसे पूछा है यार I मैक्स और I मिनिमम का रेशियो बताना है ना, और आपको क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको जो है विड्थ का रेशियो दे रखा है 1:25। आप ध्यान दीजिए, जो विड्थ होती है स्लिट विड्थ, देखो ऐसी तो YDSC होता है, इसकी विड्थ W1 और इसकी विड्थ क्या बेटे W2। तो जो अपनी ऐसे विड्थ कह रहे हैं आप, तो होता क्या है कि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, जानते हैं, और I प्रोपोर्शनल टू विड्थ भी होता है। जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो अगर इसकी विड्थ W है और इसकी विड्थ कितनी है 2W, है ना, 2 लाइट, तो यहाँ से जो I2 होगा ऑब्वियसली बड़ा होगा किससे, I1 से, और I2 बाई I1 का जो रेशियो होगा प्यारे बच्चों 2/1 होगा। तो यहाँ से सीधे सीधे शब्दों में एक बात समझ में आ रही है, इंटेंसिटी का रेशियो ही विड्थ का रेशियो होता है। अब आपसे क्या पूछा है, I मैक्स टू I मिन पूछा है, हो गया काम सर। क्या प्यारे बच्चों I मैक्स टू I मिन मैं जानता हूँ, हाँ जी सर, रूट I1 बटे I2 प्लस 1 अपॉन हाँ बेटे रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ से मुझे पता है ये रेशियो दे रखा है, यानी कि W1 अपॉन W2 इज 25, तो यही क्या होगा सर, ये A1 A2 का रेशियो हो गया। तो सवाल खत्म प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ सर, यह आ जाएगा इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दूंगा, ओके। सो दिस कम्स आउट टू बी 36 and this comes out to be 16, so the answer comes out to be 9/4. This is the ratio of maximum intensity to minimum intensity. क्लियर है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल केस। क्या सर I नेट इज इक्वल टू इतना होता है, तो याद हो गया। अगर मान लो इंटेंसिटी बराबर है दोनों वेव की, I1 बराबर I2 बराबर I0 आपको जीवन है, ओके। तो प्यारे बच्चों I नेट को क्या लिख सकता हूँ, I0 cos डेल्टा फाई, क्लियर है। I0 2I0, ये कितना है 2I0 cos डेल्टा फाई, 2I0 कॉमन ले लिया बेटे 1 प्लस cos डेल्टा फाई, और मैं जानता हूँ ट्रिगोनोमेट्री से 1 प्लस cos डेल्टा फाई 2 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। प्यारे बच्चों उठा के यहाँ पुट कर दो,
तो ऐसा आई नेट का फॉर्मूला आ गया 4i0 कितने। तो अगर आपको डायरेक्ट फेज डिफरेंस पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आई नेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जबकि इंटेंसिटी क्या हो प्यारे बच्चों, दोनों की सेम। क्लियर है। अब बताओ आई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी सर, तब जबकि इसकी वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। भाई ये +1 हो जाए तो 4i max कितना हो जाएगा, 4i0। और इसके +1 का मतलब है कि जो डेल्टा फाई होना चाहिए वो 0, 2 या 4 पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, 2 या 4 पाई होना चाहिए। अपन पहले भी कह चुके हैं, कहाँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तो कंडीशन है आई मिनिमम 0 कब होगा बेटे, जब इस वाली टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आई 0 आ जाएगा। और ये 0 तब होगा जब डेल्टा फाई क्या होगा, पाई 3 पाई एंड सो होगा। प्यारे बच्चों आई एवरेज पूछ लेता है, तो आई एवरेज का मतलब क्या है सर, इस वाली टर्म का एवरेज ले लो। सब बच्चे जानते हैं cos थीटा का एवरेज वैल्यू कितनी होती है सर, cos थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है हाफ होती है। याद रखो बेटे, cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो यहाँ से ये आ गया हाफ, तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना आ गया, 2i0, जो कि सिंपल क्या है, i1 प्लस i2 है। तो प्यारे बच्चों अगर इंटेंसिटी बराबर है तो मैक्सिमम कितनी, 4i0, मिनिमम कितनी, 0, एवरेज कितनी, 2i0। और जो ग्राफ है वो जरा देखिए किसके साथ वेरी कर रहा है, cos स्क्वायर के साथ। किसके साथ, cos स्क्वायर के साथ। तो ऐसे छत में आपने शायद cos स्क्वायर का ग्राफ मेरे ख्याल से पढ़ा होगा। अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका ग्राफ देखिए किस तरह का होता है। तो बेटे इस वाली इक्वेशन को जो आप देख रहे हैं, इस वाली इक्वेशन का ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी घबराइए नहीं, दोनों तीनों चीजों को जोड़ने में टाइम लगेगा। एक बार कनेक्ट हो जाएगा तो काम चल जाएगा। I बराबर 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। प्यारे बच्चों ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। देखिए cos स्क्वायर के साथ चेंज हो रहा है, किसके साथ, cos स्क्वायर के साथ है। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये होता तो sin स्क्वायर होता, और cos स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ से शुरू होता। तो ये देखिए इसकी इंटेंसिटी का प्यारे बच्चों ग्राफ है। आप देखें जब डेल्टा फाई कितना है, 0, तो आई की वैल्यू मैक्सिमम है बेटी। जब पाई है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। फिर 2 पाई पर ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम। तो देखिए आपको मैक्सिमम 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 मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों ने क्या कहते हैं, ये पॉइंट्स है कॉरस्पॉन्ड टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसके कॉरस्पॉन्डिंग, दिस पॉइंट्स आर कॉरस्पॉन्ड टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्लियर है। तो इस तरह का ग्राफ होता है, और ग्राफ में आप देख रहे हैं आपको बहुत बढ़िया से पैटर्न मिल रहा है जिसमें बहुत सारे मैक्सिमम मिल रहे हैं, लेकिन ये मैक्सिमा कुछ फिक्स फेज डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग ही आपको ऑब्टेन हो रहे होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आप याद रखिए, ग्राफ आपको इससे याद हो जाएगा। आपको इससे आई की प्यारे बच्चों एवरेज वैल्यू याद हो जाएगी, कितनी, फिक्स्ड एवरेज वैल्यू 2i0 होती है। अगर बराबर हो तो, और बराबर नहीं है तो क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट i1 प्लस i2 यूज कर सकते हैं। अगर बराबर है तो मैक्सिमम वैल्यू 4i0 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है। आइए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और सवाल। अब देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पहले कंपटीशन में पूछा गया है, कितना घुमा के दिया है सवाल, जबकि सवाल में कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। इतनी देर से जो कर रहे हैं वही काम है। देखो इन वाइड इज सी वन स्लिट इज वाइडर देन द अदर, एक स्लिट दूसरे से ज्यादा वाइडर है प्यारे बच्चों। ओके, फिर आपसे कह रहा सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल टू दैट फ्रॉम द अदर स्लिट। ओके, डबल दिया है। अगर आई एम डिनोट कर रहा हूं किसको, मैक्सिमम इंटेंसिटी को। ओके, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आपको गिवन है, जबकि फेज डिफरेंस कितना है, 5। ओके, एंड आंसर बता दो, im/9 1 + 8 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। बहुत ही फेमस सवाल। चलो सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको रेशियो दिया है एम्पलीट्यूड्स का, है ना, A1:A2 प्यारे बच्चों 1:2। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है क्या, डबल है। तो इससे इंटेंसिटी के रेशियो निकालो, I1/I2 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, दैट इज 1/4। यहाँ से अगर प्यारे बच्चों में I1 को I0 मान लो तो जो I2 होगा क्या बेटे वो 4i0 होगा। यस सर। और जो IM होगा ये भी पहले लिख लो, काम आएंगे सर। IM क्या था, वाह भाई वाह, क्या √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी बेटे, सर इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये होगा √I0, ये होगा मेरे पास √5i0 का स्क्वायर। ओके, so this comes out to be प्यारे बच्चों 3i0। तो ये मेरे पास IM भी है। अब मुझे ये प्रूफ करना है भाई, फटाफट से लाओ देखो। हाँ तो I0 क्या होता है सर, I1 + I2 + 2 रूट, हाँ जी क्या बेटे I1/I2 cos डेल्टा फाई। क्लियर है। I0 इज इक्वल्स टू I0, हाँ बेटे क्या +4i0। यस सर बेटे √I0, और ये आ जाएगा √4i0 cos डेल्टा फाई। यहाँ से I0 आ जाएगा प्यारे बच्चों, हाँ जी 5i0 को बेटे ये हो गया,
और प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 2 यानी कि 4 आई नॉट cos थीटा। क्लियर है? अब बेटे एक बात याद रखो, ये वाला फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। जो cos 2 थीटा होता है ये होता है बेटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? यानी कि सर अगर cos डेल्टा 5 है तो इसको लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 प्लस 1। तो बेटे इसको उठा के यहां रखेंगे, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या i बराबर यस 5i नॉट प्लस हाँ जी क्या 4i नॉट और यह जाएगा सर 2 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 सॉरी हाँ यस डेल्टा 5/2 माइनस 1 आता है ना -1। तो बेटे ये आ जाएगा -1। तो सर दिस इज 5i नॉट प्लस बेटे ये आ गया 8i नॉट cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 और ये आ जाएगा कितना -4i नॉट। क्लियर है क्या बच्चों? यहाँ से फाइनली ये बचेगा i नॉट, ये बचेगा 8i नॉट cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। बेटा i नॉट कॉमन ले लीजिए, i नॉट 1 प्लस 8 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। और ये आई नॉट क्या है सर? ये आई नॉट ही तो आई नॉट आई एम में कोई रिलेशन था क्या? आई एम में रिलेशन था क्या? यस सर ये था सर 9 आई नॉट। कितना था क्या बच्चों? ये 9 आई नॉट, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 आई नॉट। तो मजा आ गया साहब, ये हो गया आई एम बाई 9 हाँ जी 1 प्लस 8 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 hence I can say this be the answer। तो अब सोचो ये फॉर्मूला और ये कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके है, प्रैक्टिस करोगे तो प्यारे बच्चों काम चल जाएगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला, विजिबिलिटी, मैक्सिमम, मिनिमम, ए मैक्स, ए मिन, इन सब के रेशो आ गए हैं। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों फटाफट से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके ऊपर? वेव फ्रंट के ऊपर। ओके ध्यान दीजिए, वेव फ्रंट है ना, नाम से पता लग रहा है वेव का जो फ्रंट पार्ट है उसको क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। वैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो है प्यारे बच्चों लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, है ना। यानी कि सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल को जो ज्वाइन करने वाला जो फेस है, बेसिकली जो पाथ है, जो लोकस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वेव फ्रंट कहते हैं। सब कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लो, बस याद रखना प्यारे बच्चों सेम फेज है ना। तो ध्यान से देखें, हाँ जी ये वाई और एक्स में प्यारे बच्चों 2 वेव आपको दिखाई दे रही है। अब मैं आपसे पूछा वेव 1 और वेव 3 और वेव 2 और वेव 4 में जरा बताओ कौन से 2 पार्टिकल की स्टेट सेम है? स्टेट का मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों की पोजीशन सेम है। तो सर मुझे लग रहा है शायद पहला और तीसरा, तो ये कहलाते हैं सेम फेज में। सेम स्टेट मतलब सेम फेज। फिर दूसरा और चौथा भी क्या है? इनकी भी स्टेट सेम है, तो ये भी सेम फेज में है। लेकिन जरा सोचो पहले और दूसरे के बीच में, यस सर इनकी स्टेट अपोजिट है। अपोजिट स्टेट है तो इसका मतलब दीज आर इन अपोजिट फेज। तो 3 4 इन अपोजिट फेज, 1 2 इन अपोजिट फेज, 2 3 इन अपोजिट फेज, 1 4 इन अपोजिट फेज, 1 3 in same phase, 2 4 in same phase, 3 1 in same phase, 4 2 in same phase, 1 2 in opposite phase, 4 3 in opposite phase, 2 3 in opposite phase, 1 2 in opposite phase, 3 4 in opposite phase। क्लियर है? और अपोजिट फेज को प्यारे बच्चों पाई से भी लिखते हैं और सेम फेज को 0 से भी लिखते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये रहा एक पॉइंट सोर्स। बेटे पॉइंट सोर्स है, इससे प्यारे बच्चों माने कि जो लाइट है जो कि एक वेव है, उससे हर डायरेक्शन में कुछ इस तरह से वेव निकल रही होगी। तो जरा देखो ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला और ये वाला, क्या सबकी स्टेट सेम है? यस सर, इनको मिला दो भाई। हाँ तो ये हमेशा एक जैसा नाचेंगे। जरा देखो इसकी स्टेट, इसकी स्टेट, इसकी स्टेट, इसकी स्टेट सेम फेज, फिर मिला दो। अब देखो बेटे इसकी स्टेट और इसकी स्टेट, इसकी स्टेट, इसकी स्टेट, फिर इसको मिला दो। समझ में आया बेटे? यस, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेव फ्रंट, WF। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऐसे अच्छा कमाल की बात है, ये वाला इसके साथ अपोजिट फेज में, देखो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन क्या ये वाला सेम फेज में है? बिल्कुल, ये वाले सब सेम फेज में। और देखो उसके साथ ये वाला और ये वाला भी सेम फेज में है, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पर है। क्योंकि अगर ये वापस वेव आगे चली गई ना, तो ये वाला और ये वाला भी कैसे कहलाएंगे? अब बेटे ये वाला भी इसके साथ सेम फेज में कहलाएगा।
तो ऐसा जो लोकस है ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वेव फ्रंट कहलाता है। सोर्स अगर पॉइंट सोर्स हो, कैसा सोर्स हो? पॉइंट सोर्स प्यारे बच्चों। तो पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होता है, क्या होता है? वेव फ्रंट। प्यारे बच्चों इसका जो नेचर होता है, इसका नेचर एक्चुअल में स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल। ये सोर्स है और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्यारे बच्चों वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है। ये यानी कि अगर मुझे कभी वेव फ्रंट दिया हो, क्या दिया हो? वेव फ्रंट, और मुझसे पूछे वेव बताओ, तो मैं समझ गया सर इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी बेटे? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोर्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। ओके, और फिर वेव फ्रंट के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए जरा प्यारे बच्चों इसको समझते हैं। विश्वास कीजिए बहुत आसान सवाल होता है, बस यही समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा था। अभी मैं आपको 2-3 सवाल कराऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार बात तो सर सही कह रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों करते हैं सवाल। तो प्यारे बच्चों को कोई पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है? इसका नेचर स्फेरिकल होता है। ओके, एक स्फीयर की तरह आगे बढ़ता है, जैसा आपने पानी के अंदर देखा होगा जब वेव जनरेट होती है तो क्या वो इस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन वो जो वेव फ्रंट है वो तो ठीक है, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन वेव क्या होगी सर? इसके परपेंडिकुलर। क्लियर है प्यारे बच्चों? फिर ये सिलेंड्रिकल है, लाइन सोर्स है तो इधर उधर तो जाएगा नहीं, तो ये इसके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो प्यारे बच्चों लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट का नेचर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। और अगर बहुत दूर से देखते हैं तो यानी कि लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखाई देती है इसकी सरफेस, तो स्ट्रेट दिखने के लिए क्या कहलाता है? प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। अच्छा, कमाल की बात है, पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, लाइन सोर्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और डिस्टेंस के लिए प्लेन के लिए प्यारे बच्चों आई यानी कि इंटेंसिटी क्या है? कांस्टेंट होती है। क्लियर है? बच्चों देखो फटाफट से सवाल, ये कैसी बीम है? पैरेलल बीम। अब पैरेलल बीम है तो उसे वेव फ्रंट की टर्म में बताना हो तो सर जो रे आपको दे रखी है इसके परपेंडिकुलर ये इसका वेव फ्रंट होगा। कैसा वेव फ्रंट होगा? सर ये वेव फ्रंट पीडब्ल्यूएफ होगा क्योंकि कैसी रेज है? पैरेलल रेज है। अब देखो बेटे ये पॉइंट सोर्स से ऐसे रेज जा रही है, कैसा सोर्स है? पॉइंट, और डाइवर्जेंट बीम है तो इसका मतलब जो रे है क्या इसके रे के परपेंडिकुलर ऐसे 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 बना देंगे तो कैसा वेव फ्रंट होगा? सर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। क्लियर है? अब ध्यान दो बेटे, मजेदार बात, ये रे आई और ये रे गई। सब बच्चे जानते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना फेज चेंज होता है? पाई का। अब देखो इस डायग्राम को वेव फ्रंट की टर्म में बनाना हो तो क्या ये आया और क्या ये चला गया? ठीक, तो आपको ये ना दे करके इस बार ऐसे दिया होगा, ऐसे है ना। और ये कौन सा वेव फ्रंट है? ये आने वाला है, और ये कौन सा है? जाने वाला। तो आप समझ गए? यस सर, यानी कि ये चीज यही वाली लैंग्वेज वेव फ्रंट की टर्म में आप देख रहे होंगे। प्यारे बच्चों डेंसर से रेयर जाते हैं, अच्छा इसके फेज में कितने का चेंज आएगा? पाई का, क्योंकि रिफ्लेक्टेड हमेशा पाई का फेज चेंज सफर करती है, कई बार बता चुके हैं। अब देखो ये रे आई इधर चली गई, डेंसर से रेयर अभी चली जाएगी, तो रे डायग्राम की टर्म में तो ये होगा, और वेव फ्रंट की टर्म में होगा तो क्या ये आया और ये चला गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हाँ बेटे, क्वेश्चन में कहां से कहा जा रहा है? रेयर से डेंसर, ये इसका वेव फ्रंट है, तो आपसे पूछा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बताओ। तो सबसे पहला काम सर, क्या ये रे होगी? हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा? सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। रेयर से डेंसर क्या कुछ इधर की तरफ आ जाएगी? यस सर। तो बेटे इसका मतलब क्या? वेव फ्रंट जाता है तो ऐसे, लेकिन अब जाएगा कैसे? ऐसे। क्लियर है? तो ये इसके वेव फ्रंट का सही आंसर हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रहे ये वाला कैसे रहेंगे? सेम फेज में रहेंगे। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब देखो भाई इस रे डायग्राम का मुझे क्या बनाना है? वेव फ्रंट टाइप बनाना है, तो वेव फ्रंट में ध्यान दे कैसे बनेगा? हाँ जी, ये पैरेलल है, तो यानी कि पैरेलल मतलब ये वेव फ्रंट आया होगा, और बेटे इसके बाद देखो यहाँ इस पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा है, तो सर इसका मतलब ये जो रे है कुछ इस तरह से। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो आने वाला वेव फ्रंट है वो ये है, और फिर जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है प्यारे बच्चों, वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एक्चुअल में कुछ इस तरह से बन रहा होगा। क्लियर है क्या? ओके,
मान लो मैं आपसे कोई एक प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म क्या करता है, ऐसे प्रिज्म क्या करता है, बेस की तरफ से डेविएट कर देते हैं। तो जरा सोचो, अगर ये वाली वेव आएगी ऐसे चली जाएगी, तो अगर आने वाला वेव फ्रंट ये है तो जाने वाला क्या है सर, जाने वाला वेव फ्रंट इस तरह से जाएगा। आशा करता हूं अब तो अच्छे समझ में आ गया होगा। क्यों बेटे, अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये कन्वर्जिंग सिस्टम, कैसा सिस्टम है सारे बच्चों, कन्वर्जिंग सिस्टम। इफ इट इज ए कन्वर्जिंग सिस्टम, तो कन्वर्जिंग सिस्टम की स्टेट में क्या है, कुछ इस तरह से वेव होंगी। यस सर, तो ये इसका मतलब ये पैरेलल वेव फ्रंट हुआ, ये पॉइंट सोर्स हुआ, तो ये कैसा वेव फ्रंट होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका ऊपर, और ये हो जाएगा मेरे पास वेव फ्रंट। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने काफी कुछ सुना ही है ना। इसके अंदर दो सोर्स होते हैं S1 और S2, तो अलग अलग ना होकर एक ही होता है, जिससे दोनों सोर्स की कोहेरेंसी क्या रहती है, मेंटेन सेम ओमेगा रहता है, ताकि पैटर्न स्टैटिक बन सके। और यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्यारे बच्चों ऑब्टेन हो जाता है। कैसा होता है इंटरफेरेंस पैटर्न, दैट इंटरफेरेंस पैटर्न में एक सेंट्रल मैक्सिमम होता है प्यारे बच्चों, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क फ्रिंज होती है, फिर एक ब्राइट फ्रिंज होती है, फिर एक डार्क और फिर एक ब्राइट, ऐसे करके प्यारे बच्चों ऑर्डर मिलता चला जाता है ना। अब जरा देखें क्या हो रहा है ना। तो ये S1 ये S2, देखो एक्चुअली में वैसे तो इस डेरिवेशन का कोई मतलब था नहीं, लेकिन इसकी भी फीलिंग नहीं आती, इसलिए मुझे इसे बताना जरूरी है। आइए फटाफट से देखते हैं। अगर ये छोटा डी हो बेटा और ये बड़ा डी हो, और ये बहुत डी से के मुकाबले बहुत बड़ा हो, तो ये वाला पॉइंट बहुत डिस्टेंस पे चला जाता है। और अगर ये बहुत डिस्टेंस पे चला जाता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखो क्या ये दोनों की दोनों वेव्स, ये वाली और ये वाली, क्या इट सीम्स टू बी दैट दे आर पैरेलल। क्या आपको लग रहा है पैरेलल आ रही है, लग रहा है ना? हाँ, ये करने के लिए ऐसा किया। अब सोचो अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। और इसके सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक एक पॉइंट P है प्यारे बच्चों, जिस पर मुझे फ्रिंजेस की पोजीशन निकालनी होती है, तो ये जो थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें, ये थीटा ये 90, तो ये वाला ये पूरा 90 है ना, तो ये कितना हुआ सर, ये हुआ ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये फिर थीटा आ गया है ना। बस हो गया काम। S1 S2 और इसको क्या करो मेरे बच्चों, उसको कह दो M। तो अभी छोटा सा जो ट्रायंगल है, मुझे इस ट्रायंगल में ये S1 है, ये S2 है, ये M है, ये थीटा और ये क्या है, तो ये जो लाइन है ना ये वाली, ऐसे सोचो अगर ये दोनों पैरेलल होती तो बेटे ये इसके बराबर है, तो नीचे वाली इतनी ही ज्यादा तो चली, और ये कितना आएगा सॉल्व करके, सही आएगा d sin थीटा। तो जो इस पॉइंट पर इन दोनों वेव का जो पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस मतलब ये वाली ने क्या बेटे इतनी चली और ये वाली क्या इतनी चली, तो ये वाली कितनी ज्यादा चली, इतनी ज्यादा चली। सो दैट डेल्टा x दैट इज path difference is equals to क्या है बच्चों, d sin theta। S2p minus S1p is d sin theta। क्लियर है, बात खत्म। अब मुझे y निकालना है, क्या निकालना है, y। प्यारे बच्चों सरल ट्रायंगल में देखो ये एंगल थीटा दिख रहा है सबको, ये वाला इसमें ट्रायंगल दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितने है सर, ये डिस्टेंस है मेरे पास d। ओके, तो इस वाले ट्रायंगल में ये क्या है प्यारे बच्चों, y, ये है d, ये वो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ये रहा, और एंगल कितना है थीटा, तो मुझे y निकालना है। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सर दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/d, तो y इज इक्वल्स टू सर d tan थीटा। क्लियर है? अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, क्या सर इस tan थीटा की बात करें तो मैं जानता हूँ थीटा अगर स्मॉल हो तो क्या थीटा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं एक अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकता हूँ। फिलहाल अब एक काम करते हैं, डेल्टा x मुझे पता लग गया है, S2p माइनस S1p जो इसके बराबर है d sin थीटा के, तो मैं डायरेक्ट जब भी पार्ट डिफरेंस लिखना होगा ये वाला, तो बेटे इन दोनों वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या लिखूंगा, d sin थीटा लिखूंगा। क्लियर है? अब मैं क्या करने वाला हूँ प्यारे बच्चों, इसका एक छोटा सा जो बेसिक फॉर्मूला है उसको ड्राइव करने वाला हूँ, फिर उसके ऊपर हम लोग करेंगे बहुत सारे सवाल। तो बेटे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस कितना होता है सर, आपने बताया था n लैम्डा होता है, तो क्या डेल्टा x तो d sin थीटा भी आया था, यस सर। तो क्या बेटे d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और क्या सर ने बताया था कि tan थीटा कितना होता है सर, y d होता है। ओके बेटे, एंगल छोटा हो तो क्या sin थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, यस सर, और इसको क्या d tan थीटा लिख सकते हैं, यस सर। तो बेटे d और tan थीटा यहाँ से कितना आ गया, y/d, so that y/d is equals to n lambda, तो y is equals to n lambda
डी बाई छोटा डी बाई। These are the positions of मैक्सिमास। ये मेरे पास सारी मैक्सिमा की पोजीशन आ गई है। n बराबर 0 पर प्यारे बच्चों y बराबर 0 होगा। n बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू लैम्डा डी बाई डी होगी। n बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू 2 लैम्डा डी बाई डी। इसे कहते हैं बेटे सिंपल मैक्सिमा, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। कुछ नहीं करना, डी लैम्डा बाई डी को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सारे मैक्सिमम मिलते चले जाते हैं। और बेटे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा क्या वो लैम्डा डी बाई डी होगा? यस सर, ये भी लैम्डा डी बाई डी होगा। इस लैम्डा डी बाई डी को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों बीटा, यानी कि फ्रिंज। अब जरा मिनिमा की बात करते हैं। जब मिनिमा होगा तो क्या मिनिमा के केस में, हाँ जी, क्या बेटे डेल्टा एक्स कितना होता है? सर 2n + 1 लैम्डा बाई 2। चलो जी, हाँ बेटे, क्या डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। सर डी साइन थीटा को लिख सकता हूँ tan थीटा, क्या 2n + 1 लैम्डा बाई 2। क्या बेटे डी वाई बाई कैपिटल डी 2n + 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ से y बराबर लिखे डी लैम्डा, हाँ जी, 2n + 1 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास पोजीशंस आ गई है किसकी? दीज आर द पोजीशंस ऑफ मिनिमास। इसमें बेटे n की वैल्यू 0 1 2 3 रखते हैं। 0 रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी, हाँ बेटे, लैम्डा डी बाई 2d। इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। n बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी, हाँ बेटे, 3 लैम्डा डी बाई 2d। n की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा डी बाई 2d। ये फर्स्ट मिनिमा, हाँ बेटे, ये सेकंड ऑर्डर मिनिमा और ये थर्ड ऑर्डर मिनिमा। और कमाल की बात है, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो फिर लैम्डा डी बाई डी आएगा। इसी को क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ। तो बेटे कॉन्जुगेटेड मैक्सिमा और कॉन्जुगेटेड मिनिमास के बीच का सेपरेशन क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटिव मैक्सिमास, है ना। यानी कि जो पैटर्न है, इस पैटर्न में मैक्सिमा 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 और इसके बीच में क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? मैक्सिमा 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 मिनिमा 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 मिनिमा। इस तरह से आपको पैटर्न मिलेंगे और एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये प्यारे बच्चों फ्रिंज विड्थ कहलाता है। क्लियर है? अब करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। बस आपको सीधे सीधे याद रखना प्यारे बच्चों ये वाला फॉर्मूला। दिस इज फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमास ऑन स्क्रीन एंड दिस इज फॉर द पोजीशन ऑफ मिनिमास ऑन स्क्रीन। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, हाँ बेटे क्वेश्चन देखिए। ये आपका एक YDSC सेटअप है, ये S1 है, ये S2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। कैपिटल D इज इक्वल टू 1 मीटर है। आपसे कह रहे हैं प्यारे बच्चों की फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा एंड फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा। तो मैं आपको पहले बता दूं, हाँ जी, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब होता है प्यारे बच्चों डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा। और फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब होता है सर इसकी वैल्यू 5 लैम्डा। क्लियर है? तो ये पार्ट डिफरेंस आपको गिवन है। चाहे तो आप इसके लिए सॉल्व करें, नहीं तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा का, इसका फिफ्थ ऑर्डर एन डी लैम्डा है। तो बेटे ये तो याद रखना ही, बस इनको 5 है। तो क्या 5d लैम्डा बाई डी हो जाएगा? यस सर। तो यहाँ से मेरे पास फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा आ गया। ओके, ऑब्वियसली फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा कहीं ऊपर में यहाँ। फिर आपसे कह रहा है यार सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए क्या लिखेंगे सर? सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए लिखेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू को 2 रख दो, तो यानी कि कितना जाएगा? 2d लैम्डा बाई डी आ जाएगा। क्लियर है? अब मुझसे कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो ये 2d लैम्डा बाई डी कहाँ गया? ये फिफ्थ ऑर्डर, ये प्यारे बच्चों सेकंड ऑर्डर। तो फिफ्थ सेकंड यानी कि क्या लिख दूं? दैट डेल्टा y इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, 5d लैम्डा बाई डी माइनस 2d लैम्डा बाई डी। यहाँ से हाँ जी d लैम्डा बाई डी 5 माइनस 2 यानी कि 3 लैम्डा d बाई डी आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, स्मॉल डी की वैल्यू पता है। सॉल्व करके प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, चलो अभी थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखो, फिर मैं इसका डेरिवेशन भी आपको बताऊंगा जरूर। ऐसा नहीं कि इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी फॉर्मूला की प्रैक्टिस करो। हाँ बेटे, अब आपसे कह रहा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा टू थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा।
थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। क्लियर है? यानी कि डिफरेंस निकालना है किसका, फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा तथा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। चलो भाई पहचानना शुरू करो फटाफट से। मैक्सिमा का फॉर्मूला सर कैन बी लैम्डा बाई डी आ जाएगा। तो बेटे फिफ्थ ऑर्डर और मिनिमा का फॉर्मूला, सर मिनिमा का फॉर्मूला 2n+1, हाँ जी क्या, लैम्डा डी बाई डी है ना। याद करने का तरीका अक्सर बड़ा डी ऊपर होता है, छोटा डी नीचे होता है, लैम्डा तो आते ही आता है और प्यारे बच्चों बाई 2 भी आता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, सर कह रहा है फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा। बेटे याद करने का तरीका बताता हूँ, देखो कैसे। सर डेल्टा x बराबर 0 पर सेंट्रल, इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। क्लियर है? डेल्टा x बराबर लैम्डा बाई 2 को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम। क्लियर है बेटे? फिर इसके बाद सर 3 लैम्डा बाई 2 को सेकंड ऑर्डर मिनिमम, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 5 लैम्डा बाई 2 को सर इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर मिनिमम। तो इसको देखो याद करने का तरीका, बाई 2 में तो जाओगे कंफ्यूज, तो इसको ऐसे लिखो 0.5 लैम्डा, इसको लिखो 1.5 लैम्डा, इसको लिखो 2.5 लैम्डा। तो जो भी ऑर्डर मिनिमम पूछे उस मिनिमम वाले में 0.5 पीछे आ जाओ। जैसे थर्ड ऑर्डर पूछे तो 2.5 है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर है? मालूम मुझसे पूछा है नाइन्थ ऑर्डर मिनिमा, कौन सा मिनिमा, नाइन्थ ऑर्डर मिनिमा। तो नाइन्थ ऑर्डर मिनिमा का मतलब क्या हुआ सर, नाइन्थ ऑर्डर मिनिमा का मतलब हुआ कि सर 8.5 लैम्डा, नहीं समझ में? क्लियर है? और 8.5 लैम्डा कितना होगा बेटे, सर 8.5 लैम्डा के मायने होते हैं सर 19/2। नहीं समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या होता है बेटे, सॉरी इसका मतलब होता है 17/2। क्लियर है? क्योंकि 17/2 का मतलब क्या होगा, 17/2 लैम्डा का मतलब होगा कौन सा, नाइन्थ ऑर्डर मिनिमा। तो देखो कितना आसान हो गया। अब मुझसे क्या कह रहा है, अच्छा ये y की वैल्यूज है, ये एक ही बात है। अब इसमें समझो डी लैम्डा बाई डी तो दोनों में ही आने वाला है, बड़ी बात है नहीं, ये नंबर है, बस खत्म। तो डायरेक्ट देखो, तो आप थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा पूछ रहा है, तो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा की पोजीशन क्या हो गई सर, ये 3 लैम्डा तो था ही, साथ में डी बाई डी लिख दो। अब आपसे पूछ रहा है कौन से वाला, फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा। तो फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा का मतलब क्या होगा सर, फिफ्थ ऑर्डर का मतलब है 4.5। 4.5 का मतलब 9/2। समझ में नहीं है? यानी कि सर इसका मतलब 9/2 लैम्डा डी बाई डी। क्लियर है? यहां से मेरे पास क्या आ गया सर, यहां से मेरे पास आ जाएगा फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। और ये फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा आ गया, बस अब तो मजे हैं। फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा आ गया है, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम। और नहीं तो बेटे यहाँ पे चलता है n 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपके से कौन सा पूछ रहा है, आपसे फिफ्थ ऑर्डर पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है, फिफ्थ ऑर्डर। तो n की वैल्यू को 4 रख दो। क्या रख दो, n की वैल्यू को 4 रख दोगे तो अपना काम चल जाएगा। एक नंबर पीछे चलता है, क्योंकि इस वाले 2n+1 वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 1 2 3 से चलती है। क्लियर है? जबकि इसमें वैल्यू कहां से चलती है, इसमें भी चलती है, तो 0 1 2 3 से है। लेकिन 0 वाले को क्या बोलते हैं, 0 वाले को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। तो जरा बताओ ये वाला कितना हो गया सर, ये हो गया 4.5 लैम्डा डी बाई डी। और ये कितना हो गया सर, 3 लैम्डा डी बाई डी। तो डेल्टा y कितना होगा सर, दिस माइनस दिस कर देंगे तो क्या 1.5 लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। और क्या d पता है, d पता है, d पता है, इससे क्या निकल जाएगा, डेल्टा y की डिफरेंस आ जाएगा पोजीशन का। पढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में 2 वेवलेंथ यूज की गई। अब तक हम लोग मोनोक्रोमेटिक यूज करते थे। ओके, यहाँ 2 वेवलेंथ का मतलब होता है बाइक्रोमेटिक। तो होगा क्या बेटे, अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग पैटर्न बनेंगे। अलग अलग पैटर्न का मतलब क्या है, यानी कि सर अगर ये वाली वेवलेंथ लैम्डा वाले तो बेटे इसका सेंट्रल मैक्सिमा, फिर इसका फर्स्ट ऑर्डर, इसका सेकंड ऑर्डर और इसका थर्ड ऑर्डर। क्लियर है? और जो y होता है मैक्सिमा के लिए क्या वो एनडी लैम्डा बाई डी होता है। यस सर, क्या y लैम्डा पे डिपेंड करता है, तो हर लैम्डा के लिए y अलग अलग। अब जरा सोचो एक और पैटर्न बना है इसके लिए सर, किसी लैम्डा 2 के लिए। तो लैम्डा 2 के पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा तो यहीं पर बनेगा, लेकिन क्या इसका हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है दोनों जब एक साथ होंगे तो इन दोनों के जो मैक्सिमा है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द y मिनिमम। वैसे होगा तो कई बार ये बात
लेकिन आपसे कह रहा है y की मिनिमम वैल्यू बताओ, वेयर मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 कॉन्स्टेंट्स। भाई ये वो क्वेश्चन है जिनके पेपर में आने की संभावना प्रबलतम होती है। क्लियर है? तो एक काम कर लो, इसका mth ऑर्डर, किसका, लैम्डा 1 का, और इसके कौन से ऑर्डर से, सर इसके nth ऑर्डर से कोइंसाइड करा दो। अगर इसका mth ऑर्डर इसके nth ऑर्डर से कोइंसाइड कर गया प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब उस जगह पर दोनों का y क्या होगा, कॉमन होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, उस y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो आइए देखें फटाफट से कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, तो बेटे y इज सेम फॉर लैम्डा 1 एज वेल एज लैम्डा 2। लेट्स से mth ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 coincides with, हाँ जी, nth ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2। मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों का y1 क्या होगा, बराबर होगा y1 y2 के। इसका कौन सा ऑर्डर सर, इसका mth ऑर्डर, तो m इंटू, हाँ बेटे, d लैम्डा बाई डी, बड़ा डी बेटे छोटा डी मैक्सिमा की कंडीशन है, और इसके n इंटू या लैम्डा 1 को, और n d लैम्डा 2 बाई छोटा डी, क्योंकि सेटअप सेम है तो d सेम होगा, कैपिटल D सेम होगा। हाँ बेटे ये हो गया छम्मा छम्मा, तो यहाँ से क्या, m लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n लैम्डा। आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन को यूज करेंगे। क्लियर है बेटे? चलो जी मजा आ गया। हाँ जी, m लैम्डा 1 बोलो बेटे। सर लैम्डा 1 एक काम करते हैं, 4500 को लैम्डा 1 कह दूं तो क्या m इंटू, हाँ जी, 4500 n इंटू बेटे 6000, ये वो, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4, यानी कि क्या, m बाई n का रेशियो कितना आ गया बेटे, सर इट कम्स आउट टू बी 4/3। यानी कि सर इसकी चौथी ब्राइट फ्रिंज, किसकी चौथी ब्राइट फ्रिंज, सर इस लैम्डा 1 की 4th ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 2 की 3rd ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड करेगी, या हाँ बेटे 8/6, या इसकी 8th ब्राइट फ्रिंज इसकी 6th ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड करेगी। सर हमें तो, और जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मुझसे तो y की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं तो लिस्ट केस लूंगा, कौन सा वाला, इसका 4 या इसका 3। तो बेटा आंसर क्या आ गया, सर आई वांट टू कैलकुलेट y, तो फॉर लैम्डा 1 से सॉल्व करना हो तो क्या करूं सर, 4 इंटू, हाँ जी, क्या d लैम्डा 1 बाई d लगा के आंसर आ जाएगा। और अगर आपको सॉल्व करना है किससे, लैम्डा 2 से, तो यह आ जाएगा 3d लैम्डा 2 बाई डी। दोनों से सॉल्व करोगे आंसर आएगा बेटे 1.8 मिलीमीटर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब यार बच्चों, जो फ्रिंज विड्थ होती है वो लैम्डा डी बाई डी होती है। फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे। जब लैम्डा पे डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब सर लैम्डा बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा, लैम्डा कम होगा तो बीटा कम होगा। अलग अलग कलर का लैम्डा क्या होता है, अलग अलग, तो रेड का लैम्डा क्या होता है, ज्यादा। याद है ना भाई, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है बेटे रेड। और याद है ये एयर में है, ध्यान रखना, जब भी आप वेवलेंथ लिख रहे हो ये एयर में लिख रहे हो, मीडियम में आएगी तो चेंज हो जाएगी। तो ऐसे सर इसका मतलब ये होगा कि लैम्डा ज्यादा तो बीटा ज्यादा, तो रेड कलर की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो वायलेट के मुकाबले क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, अगर हम बात करें डिफरेंट कलर्स के लिए, तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डिफरेंट, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या होती जाती है प्यारे बच्चों, बढ़ती चली जाती है। अब आपने क्या किया, एक YDSC सेटअप था, इस YDSC सेटअप को आप कहाँ ले गए, वाटर के अंदर ले गए। तो जब YDSC सेटअप को आप वाटर के अंदर ले जाओगे तो वाटर के अंदर ले जाने पे ये तो चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। सर क्या देखिए, लैम्डा चेंज हो जाएगा। ओके, तो आपसे पूछा बताओ फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस डिक्रीजेस या इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों वाटर में जाने पर, हाँ जी मैं जानता हूँ लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर म्यू को अपॉन म्यू, स्लैश लॉ से पढ़ा था। ओके, और म्यू ऑफ वाटर ग्रेटर देन होता है म्यू ऑफ एयर। म्यू ऑफ एयर कितना होता है प्यारे बच्चों 1, तो यहाँ से लिख सकता हूँ लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर। इसको 1 रख दूंगा, तो जो लैम्डा ऑफ वाटर है वो लैम्डा एयर बाई म्यू आ जाएगा। और वैसे भी आप याद रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, किसी भी मीडियम में जो लैम्डा होता है वो एयर का कितने बाई जाता है, 1/8। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब सर ये हुआ कि ये वाली टर्म बढ़ी, यानी कि लैम्डा घटा तो इसका मतलब सर जो बीटा है वो भी कम हुआ। क्यों? क्योंकि बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अगर आपने लैम्डा को कम किया तो बीटा विल आल्सो डिक्रीज। क्लियर है प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, जब YDSC व्हाइट लाइट के साथ किया जाता है तो YDSC व्हाइट लाइट में सबसे खास बात होती है फ्रिंजेस कैसी बनती है, कलर्ड, क्योंकि मिक्सचर ऑफ कलर हो जाएगा। व्हाइट लाइट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जस्ट VIVGY। तो सोचो कितनी सारी वेवलेंथ है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन।
तो सबका मिक्सचर हो जाएगा और सबका मिक्सचर होकर के जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, कलर्ड बनेंगी। सेंट्रल मैक्सिमा कमाल की बात है, हर रेल के लिए इसी जगह पर होगा, तो फिर देगा एक्स क्या होगा 0। तो सारे कलर यही होंगे, तो ये ब्राइट होगा और ब्राइट के साथ साथ, ठीक है ब्राइट होगा और ब्राइट के साथ साथ व्हाइट होगा। क्या क्लियर है? अच्छा, कमाल की बात यह व्हाइट लाइट यूज क्यों करते हैं? व्हाइट लाइट एक्चुअली में यूज करने का सबसे बड़ा पर्पज ये होता है कि व्हाइट लाइट यूज करके सेंट्रल मैक्सिमा को लोकेट किया जाता है। कैसे समझो, जरा उसको बताओ, छोटा डी कितना है सर? 1 मिलीमीटर। कैपिटल डी कितना है सर? 1 मीटर। तो ऐसे मान के चले कि 1 मिलीमीटर तो इतना सा, और क्या 1 मीटर इतना सारा। तो सोचो जरा यार, ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो पर्दे पे सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक व्हाइट लाइट यूज करते हैं। व्हाइट लाइट कमाल की बात है, ऊपर नीचे कलर्ड फ्रिंजेस बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ व्हाइट बनाएंगे तो आपको स्क्रीन का सेंटर पता लग जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ठीक है, तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा इज ब्राइट व्हाइट। और फिर इसके बाद रेड एजेस होते हैं इसके, क्या होते हैं इसके, इंपॉर्टेंट है याद रखें, इसके जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, रेड एजेस होते हैं। अच्छा, दूसरा प्यारे बच्चों, y बराबर एन डी लैम्डा बाई डी होता है। क्योंकि लैम्डा ज्यादा है रेड का वॉयलेट के मुकाबले, तो y यानी कि y की पोजीशन, यानी कि पहले कौन आएगा, रेड आएगा, बाद में y ज्यादा मतलब ऊपर है ना, y का मतलब नीचे। तो इसका मतलब पहले कौन आएगा, पहले आएगा रेड, बाद में क्या आएगा प्यारे बच्चों, वॉयलेट आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा जो वॉयलेट फ्रिंज का मैक्सिमा है वो क्या आएगा, वो पहले हमें क्या होगा, ऑक्टेट होता है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों क्लियर है। तो ये कहानी किसके साथ होगी, दिस इज द वाइड डीएससी विद व्हाइट लाइट। कलर फ्रिंजेस बनती हैं, सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट व्हाइट बनता है, और उसके जो एजेस होते हैं, उसके एजेस क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पर रेड ऑक्टेट होते हैं। समय कम है वरना बहुत डिटेल में मैं आपको बात समझा सकता था, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, चीजों को याद रखते हैं। बेटे कभी कभी वाइड डीएससी में वो आपसे क्या करता है, मैक्सिमा मिनिमा के नंबर पूछता है ना। तो अगर हमें छोटा टी पता, स्मॉल टी गिवन हो, तो हम लोग इन वाले दोनों फॉर्मूलों से मैक्सिमा मिनिमा के नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। द नंबर ऑफ मैक्सिमा वाज गिवन बाय 2 into d by lambda प्यारे बच्चों प्लस GIF लिखा है। GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मान लो 4.2 है, 4.2 का इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका 4। मान लो 4.9 है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 4। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, इसी को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। चलिए क्लियर। अब मान लो सवाल ये है कि यार d बराबर 5 लैम्डा दिया है, तो मुझे बताना है इसके ऊपर कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमा आएंगे। तो क्या करूं इसके लिए, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। जब d की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 5 लैम्डा है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहला काम d बाई लैम्डा निकाल दो। हाँ बेटे d कितना है सर, d है 5 लैम्डा बाई लैम्डा से कितना आएगा 5 आ गया है, तो जी लो हो गया काम। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा के लिए दैट नंबर ऑफ मैक्सिमा है, हाँ बेटे 2 into d बाई लैम्डा कितना बेटे 5। और यहाँ क्या कर दो बेटे +1, तो टोटल कितना आ गया सर, टोटल आ गया मेरे पास, टोटल मेरे पास आ गया है कितना 11। क्लियर है बेटे। अब बात करते हैं, मुझे बताना है नंबर ऑफ मिनिमास। तो नंबर ऑफ मिनिमास के लिए प्यारे बच्चों ये यूज करेंगे, तो दैट नंबर ऑफ मिनिमा इज इक्वल्स टू, हाँ जी 2 into है ना, 2 into सबसे पहले d बाई लैम्डा कितना है सर 5 प्लस हाफ, यानी कि सर 2 into, अब इसको दूर रखो, इसको कैलकुलेट करें 5.5। अब 5.5 आपका GIF क्या होगा सर, इसमें से इसको हटा दो, तो आंसर क्या आ गया 2 into 5 यानी कि 10। तो 10 तो मिनिमम मिलेंगे और 11 क्या मिलेंगे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम मिलेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। हाँ प्यारे बच्चों, इस बार डी कितना गिवन है आपको, डी गिवन है सर 3.7 लैम्डा। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ मैक्सिमम और नंबर ऑफ मिनिमा कैलकुलेट करो। सबसे पहला काम तो डी बाई लैम्डा निकालो। हाँ जी, क्या डी है 3.7 लैम्डा, तो बेटे डी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू सर 3.7। क्लियर है, दैट इज 3.7। अब बताओ बेटे नंबर ऑफ मैक्सिमा निकालना है सर। नंबर ऑफ मैक्सिमा बताया था आपने 2 into डी बाई लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1। तो यहाँ से बेटे इसका GIF क्या होगा सर, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 3 ओम। क्लियर है। सो दिस इज व्हाट सर, दिस इज 2, दिस इज 3 + 1, ये मेरे पास कितना है बेटे 6 + 1 यानी कि 7 आ जाएगा। क्लियर है। और नंबर ऑफ मिनिमा निकालना है बेटे, तो सर आपने बताया था नंबर ऑफ मिनिमा के लिए, हाँ जी d बाई लैम्डा प्लस हाफ, और बेटे इसका डबल
लेकिन इसका GIF लिखना है। अब एक बात बताओ, d बाई लैम्डा कितना था 3.7, यानी कि सर 2 इंटू 3.7 प्लस 0.5, ओके कितना जाएगा सर, इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू, हाँ जी 2 इंटू 4.2, और इसका GIF कितना है सर, इसका GIF होगा 4, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा प्यारे बच्चों 8 मिनीमा। क्लियर है, तो 8 तो मिलेंगे मिनीमा और 7 मिलेंगे मैक्सिमा। क्लियर है, ओके। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। और बेटा क्वेश्चन देखिए फटाफट से। In YDSC the intensity at a point where the part difference is lambda by 6, part difference lambda by 6 given है, तो उस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, लैम्डा इज द वेवलेंथ है यूज्ड। तो देखो बेटे क्वेश्चन देखिए फटाफट से। In YDSC the intensity at a point where the part difference is lambda by 6, okay, जहां part difference lambda by 6 से पहले बच्चों I है, तो अगर I नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आपसे पूछ रहा है I बाई आई नॉट की वैल्यू बताओ। अब यार मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है भाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी पढ़ी तो है क्या, जरा सोचो बेटे। YDSC S1 S2 ऐसा होता है, अगर दोनों के इंडिविजुअल इंटेंसिटी I होती, क्या होती I, तो क्या जो I max होता बेटे, क्या वो जो I max होता, क्या सर ने बताया था दैट I max इज 4I, अगर तुम्हें याद हो तो चेक करो। यस सर, I max 4I था प्यारे बच्चों, और I max 4I किसके बराबर है, 4I I नॉट के बराबर है, तो 4I इज इक्वल टू I नॉट, तो यहाँ से I की वैल्यू I नॉट बाई 4 आ गई। इसका मतलब इस वाले सोर्स की इंटेंसिटी I नॉट बाई 4 है, इसकी भी कितनी है I नॉट बाई 4 है। क्लियर है ना, I max कितना I नॉट दिया है, इन दोनों की अगर I है तो I max 4I नॉट भी तो होता है, तो 4I नॉट, इसका मतलब मेरे पास इंडिविजुअल की इंटेंसिटी पता लग गई। क्लियर हो गया बात, I और I नॉट में रिलेशन आ गया। अब आपसे कह रहे हैं यार फटाफट से मुझे इसका रेशियो पूछ रहा है, तो पहले एक काम करते हैं, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी I निकाल लेते हैं जहां पर पार्ट डिफरेंस कितना है। पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई 6 बेटे, पार्ट डिफरेंस का मतलब डेल्टा एक्स। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 I2 ये। अगर फेज डिफरेंस पता हो तो मैं I निकाल सकता हूँ। मुझे क्या दिया है पार्ट डिफरेंस, तो बहुत आसान है, क्या पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। यस सर, तो क्या बेटे यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करके ये रख दूंगा, तो डेल्टा फाई कितना आ गया पाई बाई 3, यानी कि उस पॉइंट पर जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 6 है, फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई 3। I1 I2 कितने, I1 कितना है सर I नॉट बाई 4, I2 कितना है I नॉट बाई 4, ये वो सॉल्व कर लोगे तो 3I नॉट बाई 4 आ जाएगा। इससे रेशियो कितना आ गया, I बाई आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो इसमें याद रखो बेटे, I नेट के लिए डेल्टा फाई चाहिए, डेल्टा फाई के लिए कभी कभी डेल्टा एक्स दिया जा सकता है, तो इससे ये और इससे ये आप निकाल सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, करते हैं एक और सवाल। प्यारे बच्चों, YDSC का ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आइए जरा देखिए फटाफट से। S1 S2 दो कोवेलेंट सोर्स, इसकी इंटेंसिटी I नॉट, इसकी इंटेंसिटी I नॉट। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, यहाँ जो P पॉइंट है इस पर जो इंटेंसिटी मिल रही है वो कह रहा है हाफ ऑफ मैक्सिमम मिल रही है, मैक्सिमम की आधी मिल रही है। क्लियर है, तो आपसे पूछ रहा है बताओ फाइंड द Y मिनिमम, Y की मिनिमम वैल्यू बताओ। यार समझ में कुछ नहीं आ रहा ना, अभी देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक बात तो आप ये समझे अच्छे से कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, याद है ग्राफ इस तरह का आया था। यस सर, तो जो 4I नोट है बेटा वो एक जगह, दो जगह, बहुत सारी जगह एक जैसी इंटेंसिटी मिलती है। देखो जीरो भी कितनी जगह मिल रहा है, 0 0 0। तो आप जो पैटर्न देख रहे हैं YDSC का, इसमें सेंट्रल मैक्सिमम तो यहाँ 4I नोट होता ही है, लेकिन सोचो इसके बाद फिर क्या आता है सर लैम्डा बाई 2 तो फिर 0, फिर लैम्डा बाई 2 फिर 4I नॉट, फिर सोचो फिर 0, फिर 4I नॉट। क्या ऐसे पैटर्न चलता रहता है। तो आप सोचो इसका मतलब 4I नॉट और 0 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज आती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि बीच में एनर्जी नहीं होती, होती तो है लेकिन बहुत डिम हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे बहुत कम होती है।
तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जो जो बेसिकली इसका मैक्सिमम का आधा जो एक कह रहा है क्वेश्चन में, किसका आधा, हाफ ऑफ आई मैक्स। अब हाफ ऑफ आई मैक्स निकाल लो फटाफट से पहले। तो हाफ ऑफ आई मैक्स क्या होता है, आई मैक्स होता क्या है, ये होता है, ये होता है। तो आई नॉट बराबर है तो क्या 4 आई नॉट आ जाएगा। आई मैक्स सब जानते हैं इतना ही होता है। तो आई मिनिमम 0 होता है, तो आई पी पॉइंट पर इसका आधा यानी कि 2 आई नॉट। तो जरा सोचे यार 2 आई नॉट तो यहाँ सब जगह 2 आई नॉट होगा, नहीं समझ में। यानी कि अगर आप ये चाहेंगे कि अगर यहाँ 2 आई नॉट ले लो तो देखो 2 आई नॉट ग्राफ में कितने सारे पॉइंट पर यहाँ काट रहा है। यानी कि सर 0 और पाई के बीच में भी 2 आई नॉट आएगा, पाई और 3 पाई के बीच में भी देखो बेटे यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी 2 आई नॉट आएगा, यहाँ भी 2 आई नॉट आएगा। यानी कि इसका मतलब इस पूरी स्क्रीन पर जो 4 आई नॉट तो बहुत जगह मिलेगा, 0 बहुत जगह मिलेगा, बीच में कहीं 2 आई नॉट भी मिलेगा। तो कौन से वाला 2 आई नॉट वगैरह, सबसे पहले वाला, सबसे पहला वो वाला जो कि 0 और λ/2 पार्ट डिफरेंस के बीच में हो, यस सर, या 0 और पाई के बीच में हो। बस इतना सा ध्यान रखना है। सबसे पहला मतलब 0 और पाई के बीच वाला। तो करते हैं फटाफट से सवाल, कोई बड़ा काम नहीं है। मैं जानता हूं आई का फॉर्मूला, हाँ बेटा i1 + i2 + 2 √i1 i2 cos δ phi। यस, पॉइंट P पर कितना सर 2 आई नॉट ये सॉल्व करोगे आ जाएगा 2 आई नॉट, हाँ बेटे cos δ phi। यहाँ से cos δ phi की जो वैल्यू है उससे 0 आ जाएगी। 0 मतलब सर ने बताया था cos π/2। आपको कुछ जनरल वैल्यूज दिखवाई थी मैंने आज। हाँ देखो जरा शुरुआत में देखना, बोर हो रहे थे तुम उस समय, लेकिन वो यहाँ काम आने वाली चीज थी। जरा बताओ δ phi को क्या लिख सकते, 2n पाई, यस 2n पाई प्लस माइनस बेटे π/2। सबसे पहले इनको क्या लिख दो, 0 हिम्मत करो, हाँ जी, -π/2 + π/2। पागल ही हो गए सर, नहीं भाई नहीं, मेहनत करो बेटे थोड़ी सी। n बराबर 1 रखेंगे तो प्यारे बच्चों 3π/2 और 5π/2 आंसर आता चला जाएगा। अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, इन सारी वैल्यूज पर, इन सारे δ phi पर, पता है आपको 2 आई नॉट मिलेगा। किस किस पर, -π/2 पर, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर। मुझे चाहिए सबसे पहले वाला। सबसे पहले वाला कहाँ मिलेगा सर, सबसे पहले वाला मिलेगा 0 और पाई के बीच में। तो इनमें से कौन सी वैल्यू 0 और पाई के बीच में है सर, मुझे लग रहा है शायद ये वाली वैल्यू है 1.55, तो ये वाली वैल्यू है 2.55, ये वाली वैल्यू है 0.55। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया है कि δ phi ये वाला चूज करूंगा। अगर वो ये कहता कि सर इसके और इसके बीच की बात करो, समझ में आया, यानी कि इसके और इसके, तो फिर ये वाली वैल्यू चूज करते हैं। तो अलग अलग केस में अलग अलग कहेगा। बस बेटे मजा आ गया, δ phi आ चुका है, वाओ। δ phi = 2π/λ into δx। हाँ बेटे क्या π/2 = 2π/λ into δx, यहाँ से यहाँ। तो क्या δx कितना है बेटे λ/4। और सब बच्चे जानते हैं δx क्या होता है सर, d sin थीटा होता है λ/4। और d sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, d/d λ/4 tan थीटा लेकर के। तो बेटे यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, y की वैल्यू आ गई सर λ/4। क्लियर है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सॉल्व करके y की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर थोड़ा कमजोर दिल है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो सच बताऊं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लोगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता जो आपसे YDSC का ना बने। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना सीखे प्यारे बच्चों इस इंटेंसिटीज को। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों याद रखें, शेप ऑफ द फ्रिंजेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आता है पेपर के अंदर। अगर S1 S2 पिन होल्स हैं, YDSC सिंपल आपको दिखाया जाए। पिन होल्स पहले एक्चुअली में यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो प्यारे बच्चों इस तरह से पैन के अंदर एक होल बनाया था, तब जाकर एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्रिंजेस बनती है प्यारे बच्चों, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनती है। अब इतना समय तो नहीं कैसे समझाऊं, समझा सकता था बहुत अच्छे से, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अच्छा अगर स्लिट्स होती है तो बनती तब भी हाइपरबोला ही है ना, लेकिन एक्चुअली दिखती कैसे है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बहुत सारे जो हाइपरबोला होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब बनेंगी हाइपरबोलिक फ्रिंजेस ही, लेकिन दिखाई कैसी देगी, स्ट्रेट। तो आप इसे फैमिली ऑफ हाइपरबोला भी कह सकते हैं। फिर प्यारे बच्चों इसके बाद S1 S2 अगर ऐसे हो सिचुएशन, देखो पहले ये था स्क्रीन के पैरेलल, अगर ये ऐसे हो, देखो 2-3 बार सवाल इसके ऊपर पूछा गया है, अगर ये ऐसे और ये ऐसे है तो इस सिचुएशन में फ्रिंजेस होते हैं प्यारे बच्चों, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती है। ध्यान रखना है, याद रखना है। अगर इनके बीच का पार्ट डिफरेंस है n लैम्डा, कितना है n लैम्डा, तो सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा n लैम्डा यानी कि ब्राइट बनेगा। और अगर ये 2n + 1 λ/2 है तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा क्या बनेगा, डार्क बनेगा। क्लियर है, याद हो गया अच्छे से। अच्छा एक बार सवाल क्या आया था, ये S1 था, ये S2 था, एक दीवार लगा दी आधी, तो आधी दीवार से तो आंसर क्या हो गया, सर आधी दीवार हो गई तो आंसर सेम ही सर्कुलर।
क्या क्लियर है? दैट्स इट। इंट्रोडक्शन ऑफ थिन फिल्म। जब एक थिन फिल्म को क्या करते हैं, इसके सामने इंट्रोड्यूस करा देते हैं। वैसे तो उसमें ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट लगता है, लेकिन फिर वही बात आप जानते ही हैं, कोई बात नहीं। याद रखना है, अपने को बहुत बड़ा तरीका बताता हूँ। जिधर आप ये फिल्म लगाओगे, है ना, उधर ही सेंटर मैक्सिमम शिफ्ट हो जाएगा बात करें तो। यहाँ लगाओगे तो पहले यहाँ बनता है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और कितना शिफ्ट होगा, याद करने का तरीका, भाई बड़ा भाई बटे छोटा भाई, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, तो फॉर्मूला है सब जगह। देखो यही लग रहा है डी बाई डी। भाई फ्रिंज विड्थ होता है तो भी डी बाई डी होता है, लैम्डा तो आएगा ही आएगा। ऊपर बड़ा डी और नीचे छोटा डी, तो क्या बस क्या करना है, डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी आ जाएगा। क्लियर है? और अगर ये पूछे कि आज इस रिजल्ट में कितने फ्रिंजेस हुए, तो क्या करना है, इसको किससे डिवाइड कर दो, फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएगी। क्लियर है? अब सोचो बेटे, फिल्म यहाँ इंट्रोड्यूस कर दे तो सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों, यहाँ ये म्यू1 वाला टी थिकनेस, म्यू2 वाली टी थिकनेस सेम थिकनेस की है, और म्यू2 बड़ा है किससे, म्यू1 से, तो जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे। और कितना शिफ्ट होगा, म्यू2 माइनस वन टी डी बाई डी आ जाएगा। क्लियर है? तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, अपना काम चल जाएगा। आप आराम से मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी हाँ ये हो सकता है कि इंटेंसिटी दे दे तो डेल्टा फाई निकाल दो, क्योंकि फिजिक्स समझ में आ गया होगा। आई डेल्टा फाई डेल्टा एक्स डी साइन थीटा, क्यों भाई, और डी साइन थीटा डी वाई बाई डी, बात खत्म। तो फिर क्वेश्चन को कितना बड़ा कर सकते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं पोलराइजेशन। हाँ बेटा, पोलराइजेशन एक ही सवाल आता है मेलस लॉ के ऊपर, है ना, और एक आता है ब्रूस्टर लॉ के ऊपर, है ना। तो दोनों क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों, देखें फटाफट से। पोलराइजेशन, पहली बात तो ध्यान रखें, पोलराइजेशन में एक्चुअल में होता क्या है प्यारे बच्चों, से कहते हैं यूपीएल। यूपीएल मतलब होता है अनपोलराइज्ड लाइट। जब इसको किसी टूरमैलिन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म से पास करता है तो प्यारे बच्चों उसके जो वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ये सारे के सारे एक लाइन में हो जाते हैं। और ऐसे लाइट को क्या कहते हैं, इसी लाइट को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, टीपीएल कहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आई नॉट इंटेंसिटी इंसिडेंट की है तो जो बाहर निकलने वाली इंटेंसिटी है एवरेज, वो आई नॉट बाई 2 होती है। यानी कि आपने यूपीएल से पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज तो बना लिया। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इसकी इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाई 2 यानी कि आधी। आओ जरा देखिए कैसे हुई। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यार ये एक क्रिस्टल था बेटे, क्रिस्टल की ऐसे एक्सिस होती है ना। तो जैसे ही क्रॉस ये वेक्टर्स आए और इस पे आके टकराए तो मैंने कोई भी एक आर्बिट्ररी वेक्टर ले लिया जिसका एम्पलीट्यूड कितना है ए, जो क्रिस्टल की एक्सिस से कितना एंगल बनाता है सर, ये बनाता है एंगल थीटा। तो बेटे ए का ये टुकड़ा ए कॉस थीटा, ए का ये टुकड़ा ए साइन थीटा। अब जो क्रिस्टल ऐसे हैं, सोचो इस दरवाजे से हम तो रुक जाएंगे, लेकिन जो इसके पैरेलल है क्या वो निकल जाएंगे। तो कौन से वाले निकल गए, ए कॉस थीटा ही केवल मुझे आउटपुट मिलता है। तो जो आउटपुट इंटेंसिटी होगी वो ऑब्वियस है, इस ए कॉस थीटा का प्यारे बच्चों स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ से जब ए डैश को क्या लिखूंगा, ए डैश को लिखूंगा सर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक बात बताओ बेटे, एवरेज चाहिए तो क्या इस एवरेज के लिए, हाँ जी, के स्क्वायर तो झुका तो कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, हाँ मजा आ गया। और ये जानते के स्क्वायर क्या है सर, दिस के स्क्वायर इज आई नॉट, तो दैट आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2। इसलिए जब किसी क्रिस्टल से लाइट बाहर निकलती है तो इसकी इंटेंसिटी एक्चुअल में कितनी आती है, आई नॉट बाई 2 आ जाती है। पहला काम तो प्यारे बच्चों ये हुआ। क्लियर है? तो अगर ये यूपीएल जिसकी इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट, इस क्रिस्टल से पास होने के बाद जब ये पीपीएल होगी तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट बाई 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने एक क्रिस्टल रॉड लगा देंगे, उस क्रिस्टल को रोटेट करके नेट इंटेंसिटी देखेंगे। यही क्या है, यही इसी को एक्चुअल में मेलस लॉ बोलते हैं, है ना। आइए जरा इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों पोलराइजेशन पर सवाल आता है, भाई ध्यान रहे, तैयार रहे। पोलराइजेशन, पहली बात याद रखने वाली, लाइट कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। और लाइट क्या करते हैं, पोलराइजेशन एग्जिबिट करती है, यानी कि लाइट पोलराइजेशन को शो करती है। और पोलराइजेशन केवल वही वेव शो कर सकते हैं जिनका नेचर ट्रांसवर्स है। तो सर इसका मतलब क्या साउंड वेव पोलराइजेशन शो करेगी? नहीं, क्योंकि साउंड का नेचर कैसा है प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल। तो पहला बहुत प्यारा सवाल क्या, कि साउंड वेव पोलराइजेशन शो नहीं करती क्योंकि उसका नेचर ट्रांसवर्स नहीं है, उसका नेचर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, जब किसी पोलराइज लाइट का मतलब समझे, पोलराइज लाइट का मतलब होता है कि भाई हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर का होना। अगर ये सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में तो इसे यूपीएल यानी कि अनपोलराइज कहते हैं। अगर ये सारे एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। प्यारे बच्चों ये एरो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को, और ये वेक्टर्स के डायरेक्शन बता रहा है जो इसके वाइब्रेशन है। बहुत डिटेल में बड़ा टॉपिक है, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। यहाँ तो मेलस लॉ लगाना है अपने को, आज क्रैश कोर्स में ध्यान रखना। सवाल निकला तो सब आता है मेरा आपसे।
फिर ये पीपीएल है प्यारे बच्चों, पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज, ये भी पीपीएल ही है। इसके अंदर आपने ऐसे डॉट से वेक्टर्स को दिखाया, तो ऐसे दिखाया ऐसे दिखाया, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। इसके अंदर जो वेक्टर्स है वो इसके प्लेन में है, और जो इसके अंदर वेक्टर्स है वो प्यारे बच्चों इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जब आप किसी यूपीएल को यानी कि किसी अनपोलराइज्ड लाइट को जिसकी इंटेंसिटी कितनी होती है आई नॉट, किसी निकोल प्रिज्म, किसी टूरमैलिन क्रिस्टल, किसी कैल्साइट क्रिस्टल, किसी पोलराइट से क्या करते हैं, पास करते हैं, तो पीपीएल तो बन जाती है, लेकिन इसकी अब जो एवरेज इंटेंसिटी आती है वो कितनी आती है प्यारे बच्चों, आई नॉट बाई 2 आती है। तो आइए जरा इसको देखें कि आई नॉट बाई 2 क्यों आती है, और फिर मल्टीपल पोलराइट्स लगाने पर नेट इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो प्यारे बच्चों मेलस लॉ देखते हैं फटाफट से। एक यूपीएल है यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट, जिसकी इंटेंसिटी आई बराबर आई नॉट और एम्पलीट्यूड कितना है प्यारे बच्चों है, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट बराबर के स्क्वायर। और ये है प्यारे बच्चे क्रिस्टल जिससे उसको पास कर रहे हैं। किसी क्रिस्टल के एक्सिस में इस तरह से ऐसे लाइंस होती हैं, इसे हम लोग बेसिकली एक्सिस ऑफ क्रिस्टल बोलते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर की तरफ हमें लाइट मिलेगी। ऑब्वियसली ये क्या करता है, ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये इसको प्यारे बच्चों पीपीआई में कन्वर्ट करता है। पीपीआई मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। जरा देखते हैं इसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो एक काम करते हैं, ये जब आए थे तो क्या हर डायरेक्शन में थे, है ना। तो हमने क्या किया, पर्टिकुलर एक वेक्टर लिया जो किसी एंगल पर था, उसको जब देखा तो ऐसे देखा 3D में, है ना। ये क्रिस्टल की एक्सिस थी ये, और इसको सामने से ऐसे देखा। तो वैसे तो बहुत सारे होंगे, हर डायरेक्शन में होंगे, मैंने कोई एक वेक्टर लिया, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। अब एक बार काम करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो बेटा ये वाला क्या होगा, कॉस थीटा, और ये वाला होगा साइन थीटा। तो जो ए साइन थीटा वाला है देखो, वो इससे कैंसिल हो रहा है, कट रहा है। ओके, हालांकि गणित तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मान लो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये वाले बाहर आ गए। तो आउटपुट किसका है, आउटपुट है सिंपली ए कॉस थीटा का। क्लियर है? तो यानी कि जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट बाहर है वो ए डैश है, जो कि क्या है, ए कॉस थीटा। तो इंटेंसिटी क्या लिखूं, आई आउट, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए डैश का स्क्वायर। ए डैश स्क्वायर को लिख सकता हूं ए कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये मेरे पास आई आउट आ गया, कितना प्रोपोर्शनल टेटा है, तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और के ए स्क्वायर क्या है सर, के स्क्वायर क्या है, आई नॉट के बराबर है, तो ये आ गया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटे एवरेज वैल्यू पूछा है, जरा बताना कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है सर, हाफ होती है। तो क्या आई नॉट इंटू इससे आई नॉट बाई 2 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि जब पहली बार ये इससे पास होगा तो ये पीपीएल तो होगा, लेकिन पीपीएल के साथ साथ इसकी जो इंटेंसिटी होगी प्यारे बच्चों, वो इस वाली अनपोलराइज की इंटेंसिटी की क्या होगी, आधी होगी। क्लियर है? अब मैं लगाऊंगा इसके आगे एनालाइजर, और एनालाइजर लगा करके इंटेंसिटी का वेरिएशन देखूंगा। तो प्यारे बच्चों देखें फटाफट से मेलस लो, ये आई नॉट से यूपीएल आई। सबसे पहले एक सिंपल जो क्रिस्टल है P1, इससे आई नॉट बाई 2 आ गई। ओके, ये पोलराइज्ड भी है। ओके, ये पीपीएल। अब बेटे ये वाला जो पोलराइड है, ये वाला P1 से थीटा एंगल घूम गया। अगर ये P1 से थीटा एंगल घुमा तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन है इसी में वेक्टर्स लगेंगे, पहली बात। और अब जो इसकी इंटेंसिटी होगी दैट इज गिवन बाई आई पी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस बात खत्म। यानी कि इसके साथ जितना एंगल बनेगा उसका कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट का नहीं, किसका, पोलराइज लाइट का, दैट इज दिस वन। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, इसके ऊपर समझ में आएगा अच्छे से। ये आई नॉट है, ये प्लेट है, तो सबसे पहला यहाँ पे कितनी मिली सर, आई नॉट बाई 2 मिली। अब देखो बेटे, क्या इसकी एक्सिस से ये 45 बना रहा है, तो पहली बात तो जो रे होंगी क्या वाइब्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगी। अब इस वाइब्रेशन में देखो ये कितना है सर, आई नॉट बाई 2 का कॉस स्क्वायर 45। क्लियर है? कॉस स्क्वायर 45 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया सर आई नॉट बाई 4। अब देखो ये वाले जाते तो ऐसे, लेकिन अब इस पे टकराएंगे तो केवल ऐसे बचेंगे, क्योंकि इसकी एक्सिस इसकी को अलाउ करेगी, है ना। इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, ये तो खत्म हो जाएंगे, इसको अलाउ करेगी तो नीचे आ जाएगी, आंख यहाँ पर है। अब बताओ इसका इससे कितना एंगल है सर, इसका इससे फिर 45 डिग्री का एंगल है। क्या क्लियर है मेरी बात? क्योंकि देखो वेक्टर ये था, अब इसकी एक्सिस ये रही, तो ये वाला एंगल फिर कितना है, ये फिर 45 है। तो इसका मतलब एंगल हमेशा थीटा किस किसके बीच का होगा सर, वेक्टर और पोलराइड की एक्सिस के बीच का होगा। तो यहाँ से फिर कितना आ गया सर, आई नॉट बाई 4 का, हाँ जी, क्या बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर, तो आई नॉट बाई 4 इंटू, हाँ जी, 1/2 से प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आई नॉट बाई 8। क्या क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ब्रूस्टर लॉ बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन से, किससे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन से भी हम लोग यूपीएल यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉर्म कर लेते हैं।
तो होता क्या है कि ये लाइट आई किसी एंगल थीटा पर, इस एंगल पर पड़ने पर अगर ये रे पीपीएल हो, क्या हो, पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट हो, तो समझ जाना ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल क्या कहलाता है, ये एंगल बेटे एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और इस लॉ को अभी देखते हैं कौन सा लॉ है वो, जिसे ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। और ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, इनके बीच का एंगल हमेशा कितने डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है प्यारे बच्चों। ये भी प्लेन पोलराइज होती है, ये भी प्लेन पोलराइज होती है। सवाल ये पूछा था कि ठीक है पीपीएल तो समझ में आ रहा था, लेकिन क्या क्या पेपर में ये पूछ लिया कि यार जो फील्ड वेक्टर होंगे वो प्लेन में होंगे या फील्ड वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। बच्चे चीट हो गए, क्योंकि ये तो पता था पीपीएल थी। तो डायग्राम कौन से वाला है, सर ये वाला से, फिर एनसीईआरटी देखी तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये सवाल देखो कॉम्पिटिशन में बन जाता है। साला हमें तो पता था पीपीएल होता है, लेकिन वेक्टर कैसे होते हैं, यूं होते हैं या यूं होते हैं। तो सर ये वाला डायग्राम सही डायग्राम है। क्लियर है, चलो खैर छोड़ो, अब यूपीएल से पीपीएल होगी। और मैथमेटिक्स देखते हैं। इसकी मैथमेटिक्स ये कहती है सर ये वाला एंगल यानी कि थीटा पी प्लस 90 क्या बेटे प्लस आर इज इक्वल्स टू 180 है ना। यहाँ से थीटा पी प्लस आर कितना आ जाएगा बेटे 90 डिग्री आ जाएगा। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है सर, यहाँ है क्लियर, ओके। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटे म्यू। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है सर 1 इंटू हाँ जी थीटा पी इज इक्वल्स टू बेटे म्यू इंटू साइन आर, ओके। तो साइन थीटा पी और म्यू साइन आर को लिख सकता हूँ क्या, सर आर को लिख सकता हूँ 90 माइनस क्या बेटे थीटा पी लिख सकता हूँ, यस सर। तो ये आएगा 90 माइनस थीटा पी और ये क्या हो गया सर, ये हो गया साइन थीटा पी इज इक्वल्स टू म्यू हाँ बेटे कॉस थीटा पी यानी कि टेन थीटा पी इज इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ से थीटा पी इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो कोरस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हैं, वो एंगल निकाल सकते हैं जिस एंगल पर अगर अनपोलराइज लाइट डलेगी तो जो इसके रिफ्लेक्टिव लाइट है वो क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट होगी। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं। म्यू की वैल्यू पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से थीटा पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था पोलराइजेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन। बेटे बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक्चुअली लाइट वैसे तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल करती है, लेकिन जब ये किसी अपर्चर या किसी ऑब्स्टिकल से गुजरती है जिसकी विड्थ का ऑर्डर किसका ऑर्डर का हो, वेवलेंथ के ऑर्डर का, तो ये सीधे न जाकर के अपने पाथ से थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। क्लियर है। इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी बेंडिंग को हम लोग बेसिकली डिफ्रैक्शन कहते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। हमारे सिलेबस में प्यारे बच्चों है हमारे सिंगल सेट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन वो होता है छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर प्लेस्ड होती है। ये सोर्स है, ये स्क्रीन है। अब इनफाइनाइट कैसे हुआ, इसलिए क्योंकि बेटा ने यहाँ पे क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दी, इसके फोकस पर रखा तो ये पैरेलल आ गई। पैरेलल मतलब इनफाइनाइट हो गई। फिर इसको इकट्ठा करने के लिए दो लेंस यहाँ पे यूज करते हैं। बात इसमें एक सिंगल स्लिट होती है, जहां दो स्लिट थे तो हम लोग क्या करें, सोचो पहले तो ये दो स्लिट हुआ करते थे। सोचो इसके अंदर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इस चीज को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। अच्छा ये भी एक तरह का क्या है, सुपरपोजिशन है। वहां 2 वेव का था, यहाँ n वेव का है ना। टाइम नहीं वरना तो लंबी कहानी है। यहाँ पे प्यारे बच्चों n वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, और जब n वेव का सुपरपोजिशन होता है तो ऐसा पैटर्न मिलता है। ये पैटर्न अनइक्वल इंटेंसिटी का है। आपने देखा था जब आपने पढ़ा था इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस में जो पैटर्न था प्यारे बच्चों, वो पैटर्न आपको देखा था आपने इक्वल इंटेंसिटी का कर्व, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, बल्कि देखो इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। तो यहाँ इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। सेंट्रल मैक्सिमम वही मिलता है, डेल्टा एक्स बराबर 0 पर ही मिलता है प्यारे बच्चों। कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या कंडीशन हो गई है, यहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन उल्टी हो गई है। वहां एन लैम्डा पर मैक्सिमम मिलता था, यहाँ एन लैम्डा पर मिनिमा मिलता है। यहाँ 2n+1 लैम्डा बाई 2 पर प्यारे बच्चों मैक्सिमम मिलता है। एक बात याद रखने की है क्या, कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा जो पहला मिनिमा आता है वो 3 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस पर आता है। कितने पर आता है, 3 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस। वही ये वाला एंगल कितना बेटे, थीटा। ये साइड ए तो ये ए साइन थीटा। क्लियर है। और ए साइन थीटा मुझे पता है पार्ट डिफरेंस टाइप्स हो गया, तो इससे मेरे पास ये कंडीशन आ गई। तो पहला जो होगा यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 2 पर आएगा, फिर कितना आएगा 5 लैम्डा बाई 2 पर। तो गिनती का ध्यान रखें
फिर इधर एन लैम्डा है, एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि अगर एन की वैल्यू 0 लगती तो ये सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मिनिमा बन जाएगा, तो एन 0 नहीं हो सकता, 1 2 3 हो सकता है। इसलिए जो पहला मिनिमा होता है वो लैम्डा पर, फिर 2 लैम्डा पर, फिर 3 लैम्डा पर। तो देखो यहाँ मिनिमम हो कितने पर, लैम्डा पर, फिर कितने पर हुआ, फिर होगा 2 लैम्डा पर, और मैक्सिमम यहाँ नहीं, एक तो यहाँ मिला और अगला कहाँ मिला, अगला 3 लैम्डा बाई 2 पर मिला। तो क्लियर है प्यारे बच्चों ये वाली कहानी। अच्छा इसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ होती है वो होती है प्यारे बच्चों 2 लैम्डा बाई डी, डबल होती है। वैसे तो आपने लैम्डा डी बाई डी पढ़ा था, यहाँ होती है प्यारे बच्चों लैम्डा डी बाई ए। क्लियर है, डबल होती है जो हमने पहले पढ़ा था उसका। क्लियर हो गई बात। इसकी विड्थ होती है डी लैम्डा बाई ए, और एंगुलर विड्थ होती है 2 लैम्डा बाई ए। जब एंगुलर विड्थ की बात करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कैपिटल डी को हटा देंगे तो अपना काम चल जाएगा। सिंपल फॉर्मूले, वैल्यू रखो और आंसर निकालो, इस तरह का प्यारे बच्चों ध्यान रखो। क्लियर है, ओके। अब प्यारे बच्चों सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट एसएसडी में आपको ए निकालना है। लैम्डा 6000 दे रखा है, डी 50 सेंटीमीटर दे रखा है, कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क कहाँ कहाँ आ रहा था सर, लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, ये डार्क ही थे ना, और ब्राइट के क्या क्या थे सर, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और 7 लैम्डा। याद है प्यारे बच्चों, यस सर। ये किसकी कंडीशन थी बेटा, मैक्सिमा की, और ये किसकी कंडीशन थी, मिनिमा की। तो थर्ड डार्क कहाँ पे आ रहा है, यानी कि आपको कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, तो थर्ड डार्क और फर्स्ट डार्क, और फर्स्ट डार्क कौन सा है, फर्स्ट डार्क आ रहा है किस पर, लैम्डा पर। याद रखने का सीधा सीधा सा तरीका है प्यारे बच्चों, जो अपने पास फार्मूला होता है डी, बड़ा डी ऊपर ए नीचे, और इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 3 लैम्डा से। लो जी पहली पोजीशन है, ठीक। फिर अगला क्या कह रहा है आपसे, फर्स्ट डार्क का मतलब क्या होगा, फर्स्ट डार्क का मतलब वो अक्सर यहाँ पे लैम्डा, तो डी बाई ये खत्म। ये पता है, सॉल्व करके इनकी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बाइक्रोमेटिक लाइट यूज करें, 2 वेवलेंथ है, पहला मिनिमम, अरे यार मिनिमम मतलब कहाँ सर, मिनिमम मतलब लैम्डा पर, ओके। एंड कॉन्सेप्ट विद फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम मतलब कहाँ सर, 3 लैम्डा बाई 2 पर। याद हो गया कि नहीं हुआ, कर लो भैया याद, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, क्या है ये सर, ये मैक्सिमाज है। और मिनिमम क्या है बेटे, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आधा मिनिमास। क्लियर होगी प्यारे बच्चों बात। तो इसका मतलब यहाँ से सर फर्स्ट मिनिमम मतलब लैम्डा, और बेटे फर्स्ट मैक्सिमम मतलब 3 लैम्डा बाई 2। बस मजा आ गया, दोनों को बराबर करना है। तो इसका किसका, लैम्डा 1 का फर्स्ट मिनिमा यानी कि ये। अच्छा डी बाई ए तो लिखना ही लिखना होगा, साथ में लैम्डा 1 कर दूंगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे। और कौन से ऑर्डर का है, तो ये ऑर्डर नहीं है, ठीक हो गई बात। दूसरा इसका y2 का दे रखा है फर्स्ट मैक्सिमम, 3 लैम्डा बाई 2 हो गया जी, 3 लैम्डा 2 बस, और बेटे डी बाई 2 तो करना ही करना है दोनों के साथ, है ना, ठीक है, सिंपल है। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। हाँ जी, तो लैम्डा 1 कितना था, क्या 660 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू लैम्डा 2 आ जाएगा। हाँ बेटे 2 2 0, तो लैम्डा 2 कम्स आउट टू बी, हाँ जी 443 नैनो। क्लियर है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में लैम्डा दे रखा है, इंसिडेंट ऑन स्लिट ऑफ विड्थ 2 माइक्रोमीटर। क्लियर है ना, यानी कि आपको अगर ये एंगुलर, तो आपसे क्या पूछना है, आपसे पूछना एंगुलर डाइवर्जेंस इन विच मोस्ट ऑफ द लाइट इफेक्ट। समझ जाओ किसके बारे में चर्चा हो रही है सर, सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसकी एंगुलर डाइवर्जेंस निकालनी। तो क्या बताया था सर ने, कुछ नहीं करना। वैसे तो क्या होता है सर, ये होता है 2 लैम्डा बाई ए इंटू क्या होता है डी, तो यहाँ से डी हटा दिया, बस देखो बेटे लैम्डा पता है, ये पता है, सॉल्व करके डब्ल्यू थीटा आ जाएगा, इतने लिखे, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, ग्राफ आप देख रहे होंगे, पेपर में एक बार पूछा जा चुका है ना। देखो क्या ग्राफ है, ए अगर लैम्डा के बराबर है तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इतनी है। अगर ए 5 लैम्डा है, इसका मतलब आपने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया है ना, पहले इतनी थी अब इतना कर दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है थोड़ा सा पास आ गया, और अगर ये 10 लैम्डा हो जाए तो ये और बारीक हो गया। तो याद रखना है इस रिजल्ट को कि जैसे जैसे आप वाइडर द स्लिट नैरोअर द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे जैसे स्लिट को आप क्या करते जा रहे बच्चों, वाइड करते जाते हैं, लैम्डा 5 लैम्डा और 10 लैम्डा, ऐसे ऐसे जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी विड्थ क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत मेहनत की है आपने भी और मैंने भी। आशा करता हूँ थोड़ी सी और हिम्मत रखेंगे, पेशेंस रखेंगे और मिल करके मेहनत करेंगे। प्यारे बच्चों धन्यवाद, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ठीक है, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 18002121 1821 799 18002121 799।